स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं कहूँगा यू आर यंग टुडे, इफ़ यू हैव मनी स्टॉप स्पेंडिंग ऑन मोबाइल। कार कौन सी है, मोबाइल कौन सा है, बेल्ट कौन सी पहनी है, जूता कौन सा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम पे एक अलग करियर है, फेसबुक का अलग करियर है, फिर मतलब वर्चुअली हो गया सारी सब कुछ अलग हो गया ना। तो वो ये ज़माना ही अलग ये है कि कल क्या होगा। आज का काम खत्म हुआ है, कल का काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं। वो पहुंचने वाला था सेगमेंट मेरे को याद जी है। तो उस समय टीआरपी वाज 27 और आपकी शादी हो रही थी और वो आ जाता है। और कितनी गाली पड़ी थी। क्रिकेटर्स, एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस, हमारे देश में ये तीन लोग बिकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक तिवारी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो हमको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। हम उन्हें एक बार देखते हैं लेकिन हम उन्हें कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि उन चेहरों ने कुछ ऐसे काम भी किए होते हैं जो वो काम भी हमको याद रहते हैं। हम कभी उन चेहरों से उनके काम को देखते हैं, उस काम से उनके चेहरों को याद करते हैं। बचपन में मैंने भी एक ऐसा चेहरा देखा था जो मुझे हमेशा से याद रहा, और वो चेहरा कोई और नहीं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध अभिनेता, एक टैलेंटेड एक्टर अमन वर्मा जी हैं। और हमारी बहुत खुशनसीबी है कि आज वो हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे। अमन सर, कैसा लग रहा है आपको अल्फा टॉक्स में आकर के? आई एम जस्ट लविंग द मोमेंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आपने शुरू में लाइन बोली कि बचपन में मैंने एक चेहरा देखा था, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट आपकी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है। सर, आप मेरे से 2-3 साल छोटे हो, मैं जानता हूँ। यू लुक लाइक, जैसे आप पहले दिखते थे आज भी वैसे ही हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसलिए नहीं है बिकॉज लोगों को लगता है कि ये शायद फैमिली बैकग्राउंड है या जीन्स का कमाल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बैक इनटू कीपिंग योरसेल्फ द वे यू आर। तो बहुत से लोग जानते नहीं हैं दैट यू नो, अगर मैं बात करूं अपने डेली खाने का, पीने का, एक्सरसाइज का, सो आई हैव टू cycle about 8 to 10 kilometers every day. I have to run and walk about 4 to 5 kilometers. And I have to push weights. मतलब वज़न जाके उठाना वो 1 घंटा 15 मिनट। तो तकरीबन दिन के अंदर 2 घंटे 10 मिनट 20 मिनट में ये जो मेरा एक्सरसाइज स्केड्यूल है, ये हर रोज़ होना। इट डजेंट मैटर वे यू आर, चाहे मैं बॉम्बे में हूँ, बाहर हूँ, इधर हूँ, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, खाने पे, ज़बान पे कंट्रोल करना। ज़बान पे कंट्रोल, खाने में और बोलने में। इन दो चीज़ों में अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी कि आप सोच नहीं सकते। सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। मतलब आपको पता नहीं क्या, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो ज़िंदगी में ये काम कर रहे हैं, उनको ये काम करना है क्योंकि उनको लगता है ये काम करना चाहिए तो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही उस काम के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जी, उनका जन्म क्रिकेट खेलने के लिए हुआ था। लता जी, उनका जन्म गाने के लिए हुआ था। जब मैंने आपको देखा, आपकी एक्टिंग को देखा, आपकी परफॉर्मेंस को देखा, तब मुझे लगा कि इनका जन्म सिर्फ एक्टिंग करने के लिए हुआ है। आई विल बेग टू डिफर हियर। ये हो सकता है कि लाइफ में जब आप बड़े हो रहे होते हैं, मे बी लता जी, तेंदुलकर जो नाम आपने लिए, सही समय पे बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई होंगी एंड उन्होंने वो सारी चीज़ें की होंगी। लेकिन जब उनको लगा होगा कि नहीं, ये चीज़ है जिसमें मेरा मन सबसे ज़्यादा लगता है, या ये चीज़ है जिससे मेरे मन के अंदर जो एक तार है वो छिड़ जाता है, या ये चीज़ है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सांस लेने के बराबर है, तो वो चीज़ जब तक आप अलग अलग चीज़ें नहीं करेंगे तो ये किसी चीज़ के लिए बना है। आई डोंट एग्री विद दैट। किसी चीज़ में आप एक पैशन ढूंढ लेते हैं एंड देन यू जस्ट गो आफ्टर दैट। फिर वो जो जुनून है, वो जो पागलपन है जिसे हम कहते हैं, वो आपको उस लेवल पे लेके जाता है। वो जुनून नहीं होगा, वो पागलपन नहीं होगी, वो ईमानदारी नहीं होगी, वो शिद्दत नहीं होगी, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंसान इसके लिए बना है। सही समय पे, सही टाइम पे एक चीज़ उनको मिल गई, उनके अंदर वो जो पैशन है वो खड़ा हो गया या वो जग गया और वो फिर पूरी तरह से उसके पीछे लग गए। सर, प्रारंभ कैसे हुआ? प्रारंभ आई थिंक बचपन से शौक था परफॉर्मिंग का, थिएटर का। जैसे बहुत से लोग थिएटर करते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में जो प्लेज होते हैं ना, वहाँ पे ये प्ले कर लिया, वो कर लिया। तो जब स्टेज पे जाने के बाद, ये सिर्फ स्कूल प्लेस की बात कर रहा हूँ, 1-2 प्लेस मैंने किए थे, तो उसमें पॉपुलैरिटी मेरे को इतनी मिली
कि लोग मुझे उस जगह पे जहाँ हम रहते थे, माय फादर वाज इन द आर्मी, फौज का बैकग्राउंड रहा है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है डिसिप्लिन कि वर्कआउट करना, सही ढंग से सोना, उठना, बैठना, खाना, कपड़े पहनना, चलना, बोलना, एवरीथिंग इज टॉट टू यू. An army kid will always stand out from a civilian. And I'm not talking about a civilian in a negative way, but an army officer's child will always stand out when he speaks, when he talks, when he wears his clothes, the way he portrays himself. तो ये सारी चीज़ें एक फौजी किड में अलग होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. बहुत सारी हमारी जो फिल्म की एक्ट्रेसेस हैं, they are all Army, Air Force and Navy kids. Navy kids. जी, अनुष्का शर्मा, I think Army officer's daughter. Preeti Zinta, Army officer's daughter. I think Priyanka Chopra, Air Force officer's daughter. Sushmita Sen, Air Force officer's daughter. Neha Dhupia, Naval officer's daughter. तो ये मतलब वो एक फौजी जो बच्चा होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम 2 साल से ज़्यादा किसी जगह पे रहते नहीं हैं, तो किसी भी जगह पे आप हमें डाल दें, किसी भी उम्र के तबके के साथ हम खड़े हो जाते हैं, और किसी भी पोजीशन में वी आर रेडी टू सर्वाइव. सो दैट मेक्स अस द वे वी आर. पानी है आप जी, जिस रंग में डालो पानी है आप. हाँ, बिल्कुल. वो बिकॉज वो सर्वाइवल की जो बात आती है ना, बहुत से मेरे जितने दोस्त हैं बॉम्बे के अंदर, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं, यार घर वापस जाके ना जो नींद आती है अपने बिस्तर पे, अपने तकिए के ऊपर, वो जो कंबल है ना, वो जो मेरे जिसको पकड़ के मुझे सुकून मिलता है, लड़का हो लड़की हो, उसकी मेरे दोस्त यार मैं 20 साल से उन्हें जानता हूँ. अब आप फौजी बच्चे को देखिएगा, हर 2 साल में हम एक नए शहर में होते हैं, और शहर ऐसा नहीं है कि आज आप बॉम्बे में हैं, कल आप पूना में हैं. हम फिरोजपुर में थे पंजाब में ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. उसके बाद वी वेंट टू शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल इंडिया नेपाल बॉर्डर. उसके बाद वी वेंट टू दीमापुर, दैट इज़ इन नागालैंड इंडिया बर्मा बॉर्डर. उसके बाद वी वेंट टू लेह लद्दाख इंडिया चाइना बॉर्डर. उसके बाद वी केम डाउन टू बेंगलुरु. उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर. सो दीज आर द प्लेसेस आई हैव स्टेड. सो यू कैन इमेजिन द रेंज ऑफ पीपल एंड द प्लेसेस दैट आई हैव स्टेड इन. सो देयर इज नो कनेक्टिविटी. सो वी लर्न टू सर्वाइव एवरीवेयर एंड एनीवेयर. यही के कारण यही रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस भी अलग अलग जगह के. बिल्कुल. एंड वो चीज़ें नज़र आती हैं जब आप बोलते हैं, जब आप कुछ सोचते हैं, जब आप कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, ये जितनी भी बात मैं कर रहा हूँ, दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़. आप अक्टूबर में डैड की पोस्टिंग हो गई, ट्रेन में बैठे 3 दिन लगे आपको हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में. नया स्कूल, नए टीचर, नए दोस्त, और स्कूल के अंदर फिर वो तंग करने वाला एक लड़का जिसके साथ आपका पंगा होगा. फिर वो 10 दिन लगेंगे सेटल डाउन होने में, 1 साल लगेगा दोस्त बनाने में, 1.5 साल के बाद फिर पोस्टिंग, फिर आप एक शहर के देश के दूसरे कोने में. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप हैबिचुअल हो चुके थे कि फिर आप हैबिचुअल हो गए थे इस चीज़ के? हैबिचुअल हो गया, या कभी कोई दिमाग भी खराब हो गया था कि नहीं यार बस हो गया, मैं कभी यहाँ से नहीं जाना, ये मेरे लिए बेस्ट है? नहीं, बट आई हैव, मतलब वो शौक है मुझे ट्रैवल करने का, क्योंकि वो बचपन से आया है. तो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ. मुझे जब भी काम मिलता है बॉम्बे से बाहर जाने का, मैं यूँ उठा लेता हूँ. क्यों? बिकॉज आई लव टू ट्रैवल. The more you travel, the more you meet people, the more you go to places. एक्सप्लोर करना अगली. और क्या है कि ये मैं सब लोगों, जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, उनको मैं कहूँगा, यू आर यंग टुडे. इफ़ यू हैव मनी, स्टॉप स्पेंडिंग ऑन मोबाइल. कार कौन सी है, मोबाइल कौन सा है, बेल्ट कौन सी पहनी है, जूता कौन सा है, उससे कुछ नहीं होने वाला. आप पैसे हैं, आप टिकट लीजिए, आप जाइए दूसरे देश में, आप दूसरे शहर में जाइए, आप वॉक, लुक, टॉक टू पीपल. सड़क पे चलते हुए कोई इंसान चल रहा है, उसको पकड़ के उससे बात कीजिएगा. मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बात करते हुए, आज की जो जनरेशन है, बात करते हुए हिचकिचाती है. उनको व्हाट्सएप चाहिए, गूगल, हर चीज़ का जवाब आपको गूगल पे चाहिए. आप खुद बाहर जाके किसी से कुछ पूछना ही नहीं चाहते. आप डरते हैं बात करते. उनकी जिंदगी 16:9 में हो गई है. वही मैं कह रहा हूँ, डरते हैं लोग बात करते हुए. किस बात से डर? किस बात का डर? डर किस बात का? आप जाइए, जब तक आप खुद बाहर निकल के नहीं करेंगे. आज बात होती है चलिए फुटबॉल खेलते हैं, तो वो Xbox 360 पे जाते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, PSP पे जाते हैं फुटबॉल खेलने के लिए. कभी पैरों के बीच में फुटबॉल आपने
आप ग्राउंड में उतरिएगा, फुटबॉल खेलिएगा, आपस में दो टांग आपको लगेगी, नीचे आप गिरेंगे, तो आपको पता लगेगा वो जो पसीना आता व्हाट इज लाइफ। life. टुडे आई एम अमेज्ड कि मतलब लोग मुझसे पूछते हैं आप दोपहर को भी भागते हैं? आई सेड हाँ भागता हूँ। आई गो आउट फॉर अ रन एट 1 in the afternoon। आपका सिर दर्द नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि आई हैव ट्रेन्ड माई बॉडी। ठंड हो, बारिश हो, बर्फ हो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भागना है। क्यों? बिकॉज आई नीड टू कीप माई सेल्फ फिट। हर तरह का खाना खाता हूँ, हर तरह का पानी पीता हूँ, कहीं पे ऐसे नहीं कि मुझे बिस्लरी की बॉटल चाहिए। यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी, ट्रेन योर बॉडी, यू हैव टू मेक योरसेल्फ टफ, तभी यू विल एंजॉय लाइफ। ये आपको आपके फादर से मिला है? ये मुझे फादर से तो नहीं मिला, बट समवेयर डाउन द लाइन एज आई वाज ग्रोइंग, यू नो, इन माय 30s आई रियलाइज आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे फादर के साइड पे डायबिटीज बहुत सिवियर है, Okay. और मेरे मदर्स के साइड पे हाई ब्लड प्रेशर एंड एमनीशिया, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत सिवियर हैं। तो बहुत से लोगों की डेथ इन दोनों चीज़ों की वजह से हुई है। तो समवेयर इन माय 30s मेरे डॉक्टर ने बोला था आप जितना एक्सरसाइज करोगे, आप जितना अपने आप को फिट रखोगे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो उस दिन से आई जस्ट केप्ट पुशिंग माई सेल्फ। आई एम 54 टुडे। मतलब लेकिन वो मैं जब जिम में शॉर्ट्स में और अपने कपड़ों में उतरता हूँ, वो 25 या 20 साल के जितने भी लौंडे होते हैं, जिनको मैं लौंडा बोलता हूँ, यूपी में हम लौंडा बोलते हैं उन्हें, उनसे ज़्यादा वजन मैं उठाता हूँ। क्योंकि वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन करने या किसी लड़की से बात हो गई, वो गलत बात नहीं है, जो वी गॉन थ्रू इट, बट जो मेन फोकस है लाइफ का, वो हटना नहीं चाहिए। सर, एज ए टोल्ड कि आपके फादर आर्मी में थे, तो कभी आपको आर्मी में जाने का मन हुआ या फिर उन्होंने कभी फोर्स किया या किसी तरह से आपको नहीं, influence किया मैं गया? जितने भी मेरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, और वो सब मैंने क्लियर किए। आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटर पायलट्स होते हैं, उनका एक एग्ज़ाम होता है PABT INSB। सो PABT में क्या होता है कि वो आपको एक सिमुलेटर में बिठाते हैं और आपको 60 सेकंड देते हैं। इट्स लाइक अ कॉकपिट, एक कॉकपिट की तरह होता है, उसके अंदर आप बैठते हैं, आपको 60 सेकंड दिए जाते हैं जस्ट टू गेट यूज टू द ऑल द जितने भी आपके हैंडल्स हैं, जो स्विचेस हैं, और उसके बाद वो 60 सेकंड के लिए ऑन हो जाता है। तो वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल होता है और आपके हाथ में स्क्वायर होता है। तो सर्कल घूम रहा है और आपको स्क्वायर जो है उस स्क्वायर को सर्कल के चारों तरफ रखना है। सर्कल जो है जो घूम रहा है वो स्क्वायर से बाहर नहीं आना चाहिए। तो वो अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप वो 60 सेकंड में सीख जाएंगे। नहीं है तो जिंदगी भर के लिए यू कैन नॉट बी अ फाइटर पायलट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल। वो उसका क्राइटेरिया वही है, वो मतलब उसके उसी पैमाने में आपको उसी पे, बिकॉज क्या है कि आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हैं कि नहीं, वो अगर है तो आपको दिया जाएगा, नहीं है यू विल बी रिजेक्टेड। तो एक ही मौका मिलता है। सो आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल हु इज क्लियर्ड द PABT आल्सो। तो उसके बाद लगातार लेटर्स आते रहे कि भाई वी वुड लाइक यू टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। तो वो भी किया। फिर आई थिंक XLRI जमशेदपुर का एग्ज़ाम दिया था। IIM लखनऊ भी क्लियर किया था। फिर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्ज़ाम, तो वो भी क्लियर किया है। तो इट्स जस्ट दैट इट वाज आई वांटेड टू फाइंड आउट कि भाई क्या मेरे में वो कैपेबिलिटी है। ऐसा ना हो कि भाई हम एक्टर बनने इसलिए गए क्योंकि बाकी सब कुछ नहीं हुआ। सो आई वांटेड टू क्लियर ऑल द एग्जाम्स, आई डिड, बट देन आई चोज आई थॉट कि आई शुड नॉट बी डूइंग दिस बिकॉज मुझे कुछ अलग समथिंग। मतलब अचानक से आपकी फ्लाइट जो है एक्टिंग की तरफ? अचानक नहीं थी, वो हमेशा बैक ऑफ माई माइंड था। लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें मैं ये जानना चाह रहा था क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो ज़माना अलग था। यू नो यू हैड ऑल दीज एंट्रेंस एग्जाम, इसका एग्ज़ाम उसका, और सब लोग हम देते थे। आज पता नहीं इतना होता है या नहीं होता है, बिकॉज आजकल छोटे छोटे ठेलों में पेपर मिलते थे। हाँ, नहीं आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम पे एक अलग करियर है, फेसबुक का अलग करियर है, फिर मतलब वर्चुअली हो गया, सब कुछ अलग हो गया ना। तो वो ये ज़माना ही अलग है। तो वो जो फिजिकली जो चीज़ें होती थी वो आज नहीं होती हैं। सब घर में बैठे कैमरा ऑन करके, वीडियो ऑन करके, आप बैठे बैठे ज़माना ऐसे कुछ ज़माना। आप एक तरफ आर्मी में, एयरफोर्स में जाने की
तैयारी कर रहे थे या कर रहे थे और बैक ऑफ द माइंड आपको एक्टिंग कर, कब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब एक्टिंग बस? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक एग्जाम्स वगैरह दिए, फिर मैं गया नहीं. देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिल्ली विद टाइम्स ऑफ इंडिया एज अ कॉपी राइटर. तो वो कुछ समय किया, वहाँ मन नहीं लगा. फिर बॉम्बे आए, यहाँ मीडिया मार्केटिंग एक फर्म थी M&M, वहाँ कुछ देर काम किया. फिर एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म थी, वहाँ काम किया. बीच में अखबार भी बेच दिया था, अच्छा. तो वो भी कर लिया. तो वो करते 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 देन आई वाज जेट एयरवेज के साथ आई वाज अ कैबिन क्रू आल्सो फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 26-27 ईयर्स बैक. तो जब जेट भी नया नया शुरू हुआ था, तो वो भी किया. तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी फाइनली मुझे जो करना है उसमें मैं कूद जाता हूँ. अब मैं ज़्यादा समय लगाऊंगा तो फिर वो डर रहता है ना कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा आएगा. Uncertainty. हाउ डू यू सर्वाइव इवन टुडे? आई थिंक इट्स बीन 26-27 ईयर्स, 28 ईयर्स, एंड आज भी वो इट्स अनसर्टन कि कल क्या होगा. आज का काम खत्म हुआ है, कल का काम मिलेगा या नहीं मिलेगा. और काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा और पैसा मिल गया तो उसके बाद अगला काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो इट्स आई थिंक हमारा जो प्रोफेशन है एज एन एक्टर, I think it's the most difficult one. Very, very difficult. I hats off all the actors, male, female, कहीं कहीं से जो भी आते हैं. ये जितने लोग सारी दुनिया में बैठे हुए हैं ना, जो कमेंट करते हैं, अरे आप लोग क्या करते हैं, 4 डायलॉग बोलते हैं, 2 लाइनें गा देते हैं, थोड़ा सा थिरक लेते हैं, नाच लेते हैं, आपको यूँ पैसे मिलते हैं. आप उस पोजीशन पे आइए, अपनी जगह बनाइए. उसके बाद देन इफ़ योर प्रोफेशन, मैं हिंदी में ये बात बोलूँगा, अगर आपका प्रोफेशन जो है, जो भी आप एज एन आर्टिस्ट कर रहे हैं, अगर वो आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है, तो मतलब कहीं गड़बड़ है. तो एक समय के बाद यू शुड गिव इट अप. दैट्स व्हाट आई बिलीव. एक समय के बाद देयर आर एग्जांपल्स जो कई लोगों का मैंने सुना है, जो मतलब डेकेड्स तक लगे रहे. वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, बहुत. वो इक्का दुक्का केस होंगे कि मतलब 15-15, 20-20 साल. मैं जानता हूँ बहुत सारे एक्टर्स को मैंने सुना है, हम 20 साल स्ट्रगल कर रहे थे. तो मतलब आई डोंट हैव दैट पेशेंस. एंड आई थिंक 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, उसके बाद नहीं हो रहा है, आई फील यू शुड जस्ट डू समथिंग एल्स. बिकॉज यू नो 20-25 साल स्ट्रगल करना और फिर भी पता ही नहीं कि आपका क्या होने वाला है, दैट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन आई फील. आप लक पे विश्वास करते हैं? आई थिंक यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड. मेरा ये मानना है कि जब आपके पास काम नहीं है, जो भी आपका आर्ट फॉर्म है, आप उसे प्रैक्टिस करते रहें. अब वो आप कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है. आप घर में बैठ के करना चाहते हैं, बाहर लोगों के बीच करना चाहते हैं, वहाँ जाके करना चाहते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर एवरी डे. बट द प्रॉब्लम इज कि when you don't have work, then a lot of people मतलब वो बिखर जाते हैं. डिप्रेशन सेट्स इन. नहीं, ऑफ कोर्स हर आदमी कोई आपके साथ नहीं है, आप एक दूसरे शहर में हैं, फैमिली कहीं और है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, और फिर आप घर वापस आते हैं, यू डिप्रेस क्योंकि दिन भर काम नहीं मिला है. हाउ मेनी डेज कैन यू सर्वाइव? 1 दिन, 2 दिन, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, हाउ लॉन्ग? सबका कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पॉइंट आता है. तो बिफोर दैट ब्रेकिंग पॉइंट कम्स इन. पर सर, अभी जैसे आपने कहा कि लोग 15-15 साल स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ नहीं आती कि कैसा क्यों हो रहा है? आई सपोज मेरा ये मानना है कि मे बी शायद लक का सवाल किया आपसे. नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं मे बी उतनी ईमानदारी के साथ नहीं उतर रहे हैं. कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं बीच में एक स्पेस है जो आप उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं. शायद इसी वजह कहीं ना कहीं. एंड इट्स नॉट, एंड एक्टिंग इज नॉट कि यू जस्ट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इट्स अबाउट मीटिंग पीपल. इट इज हाउ यू डील विद पीपल. गेटिंग वर्क. इट इज अबाउट गेटिंग वर्क. इट इज अबाउट हाउ यू आर विद पीपल अराउंड यू. आर यू फ्लेक्सिबल, आर यू नॉट? आप बदतमीज हैं या नहीं हैं, आप पोलाइट हैं, क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका वर्थ क्या है. फिजिकली आप दिखते कैसे हैं. नाउ इफ यू लुक लाइक माइक टाइसन and you feel that you want to get work like Hrithik Roshan, it's not going to be possible. तो वो एक you have to be aware कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर खूबी क्या है. तो खुद सेल्फ स्टडी करना, और नहीं आता है कुछ ऐसे लोगों से पूछिए जो ईमानदारी से आपको जवाब देंगे. मतलब सच्चाई से आप भागिए मत.
नहीं, आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं हम कुछ कमी छोड़ रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ कमी तो है जिस वजह से काम हो नहीं पा रहा। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैं जिनको जानता हूँ, जो सभी जानते हैं कि इन एक्टर्स ने 15 साल का स्ट्रगल किया, ये काम पहले से कर रहे थे पर उनको वो ब्रेक नहीं मिल रहा था। अगेन जैसे मैंने बोला कि फिर लकीली कोई आया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट देर आर सर्टन थिएटर एक्टर्स जो हम जैसे टेलीविजन फिल्म में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे थिएटर एक्टर्स आते हैं जिनको कास्ट किया जाता है। तो दिस इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट थिएटर एक्टर्स, बट जब वो थिएटर एक्टर वहाँ सेट पे आते हैं तो उनका एक फ्रेम ऑफ माइंड अलग होता है। तो उनको डायलॉग दे दिए जाते हैं कि सर ये आपको परफॉर्म करना है। अब वो वहाँ अब आपको वो सीन शूट करना है, एडिट करके भेजना है क्योंकि टेलीकास्ट होगा। अब वो वहाँ पूछ रहे हैं, अच्छा ये मेरा कैरेक्टर है तो मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे फादर मदर क्या करते थे, मेरी मम्मी क्या करती थी, लाइफ में क्या क्या मेरी प्रॉब्लम्स रही हैं। अब वो जो 10 डायलॉग हैं, वो जो बेचारा प्रोडक्शन वाला है वो बोला कि सर डायलॉग बोलिए ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बैकग्राउंड में जाके क्या मुझे बचपन में बाप से मार पड़ी थी, माँ मुझे छोड़ के गई या नहीं गई। तो इस तरह के सवाल मैंने सुना है। इतनी नेसेसिटी नहीं है। सो क्या होता है, प्रोडक्शन आपको एक बार बुलाएगा, सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज टेलीविजन इज ऑल अबाउट क्विक वर्क। आजकल फिल्म भी वही होने लगा है। वो कोशिश करते हैं कि फिल्म भी 40 दिन में, 45 या 50 दिन में ख़त्म हो जाए। अगर छोटी बजट की है, हम जी 20-25 दिन में ख़त्म कर देंगे। सो यू नीड पीपल हु आर फ्लेक्सिबल, हु अंडरस्टैंड कि भाई ये सीन आया है, काम करो, पैसा लो, जाओ। डोंट गेट इनटू दी निटी-ग्रिटी डिटेल्स। तो वो एक बहुत ही क्रेजी सिचुएशन है। यू कैन बी अ फैंटास्टिक एक्टर, मतलब आप फाड़ देंगे दुनिया को, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम शूट करते समय प्रोडक्शन फेस करेगा तो वो आपको वापस नहीं बुलाएगा। इट्स वेरी सिंपल। दिमाग चाटने वाला वो जो भी आप कहना चाहें। नहीं मैं समझ गया, वो समझता हूँ मैं। वो बहुत ही वो थोड़ा बहुत कहीं मैंने भी देखा है। इसकी नेसेसिटी नहीं है, जबरदस्ती की नहीं है, नहीं ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप अड़ जाएंगे। एक और मुझे याद है कि आप थिएटर करते हैं। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी थिएटर एक्टर। अब मैं ये मैंने देखा है, मतलब आप थिएटर में you're supposed to use your body, your hands, everything is supposed to loud. अब टेलीविजन जो कैमरा है, कैमरा वहाँ है। अब मैं यहाँ बाहर आके अपने डायलॉग बोलूँगा तो मतलब कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि कैमरा उधर है, मैं यहाँ बाहर आके डायलॉग बोल रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ बैठूंगा, डायलॉग बोलूँगा तो ये चीज़ समझ में आएगी। वहाँ लाउड बोलने का ही मतलब नहीं, क्योंकि कैमरा तो ज़रा सा रिएक्शन। अब वो जो एक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि जी मैं परफॉर्म करते करते मैं यहाँ आके डायलॉग बोलूँगा। वो बोला कि सर फ्रेम इधर है, ये सर आप मेरे को फॉलो कीजिए, मेरे को कोई लेना देना नहीं क्योंकि मैं एक्टर हूँ। तो बात वहीं ख़त्म हो गई। द मीडियम दैट यू आर वर्किंग विद, if it's in front of a camera, you need to understand the camera. If you're in theater, you have to understand the theater. If it is a live play, you have to understand the live audience. Live play. So as an actor, it's your job to understand कि आप किस मीडियम पे काम कर रहे हैं, and not make a fool of yourself by saying कि मैं ऐसा ही करता हूँ। Simple. तो यही रीज़न है। आपने थिएटर, आपने शायद आप बोलते आपने कभी किया नहीं थिएटर? मैंने थिएटर कभी नहीं किया। आई विश आई हैड हैड द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई मिस दैट आउट। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली टेलीविज़न में काम मिला एंड मैं डायरेक्टली करने लगा। बीच में एक मौका मिला था मुझे, आई थिंक इट वाज अ थिएटर कंपनी अंक, उनके साथ एक प्ले, बीवियों का मदरसा, तो वो एक प्ले करने का मौका मिला था। दिस वाज मिस्टर दिनेश ठाकुर एंड उनकी वाइफ प्रीता ठाकुर, अभी वो कंपनी चला रही हैं। तो वो उनके साथ अराउंड 3-4 प्लेस करने के मौके मिले थे, बट इट वाज ओके। वही मैंने किया, उसके अलावा कुछ खास नहीं। थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म सीरियल्स के आर्टिस्ट में भी एक जंग चलती रहती है। बिल्कुल चलती है, और क्यों नहीं होगी। वो थोड़ा अपने आप को, जैसा मैंने सुना है कि वो अपने आप को सुपीरियर बताते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं ये तो थिएटर आर्टिस्ट है। ऐसा है सर, क्या आपका क्या सोचना है? नहीं, वो देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, थिएटर वालों को अपना एक सोचने का तरीका है, एंड जो स्पेशली जो फिल्में बनाते हैं, और आप एड फिल्म मेकर के पास चले जाइए, तो एड फिल्म मेकर जो है वो अलग सोचता है कि भाई हम एक अलग लेवल पे हैं। फीचर फिल्म वाले अलग सोचते हैं, थिएटर वाले अलग सोचते हैं,
टेलीविज़न वाले अलग सोचते हैं. सो इट इज़ अप टू यू. और मैंने सारे मीडियम में काम किया है. इट इज़ अप टू यू, आप किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना काम करके चुपचाप निकल जाए. डोंट गेट इनटू कंट्रोवर्सी. जब आप एक्टिंग में आए, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं, और आपने जैसा कहा कि अब मुझे इससे दाल रोटी कमानी है, जी. राइट, तो किस दिशा में प्रयास पहले था, टीवी के सीरियल्स या फिल्म्स? ऐसा कुछ भी नहीं था. Decided नहीं आई थिंक जब मैं बॉम्बे आया था, जहाँ पे मुझे पता लगता था कि ऑडिशन हो रहा है, और पहले क्या था कि ऑडिशंस यूज्ड टू हैपन एट फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी. तो फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी में पहले कोऑर्डिनेटर्स होते थे. आप उनके घर जाते थे, उनसे मिलते थे, अपना रेज्यूमे, फोटोग्राफ्स देते थे, और फिर वेट करते थे कि उनका कॉल आएगा कि कल ऑडिशन कहाँ पे है. और सारे ऑडिशंस जो थे वो फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी या फेमस स्टूडियोज बॉम्बे सेंट्रल, वहाँ पे होते थे. तो सुबह सुबह तैयार होके ट्रेन लेके महालक्ष्मी में उतर के .9:30 वी वुड बी स्टैंडिंग आउटसाइड द स्टूडियो. एंड वहीं पे फिर कॉल आते थे, लाइन में लगे हुए हैं. एंड बेस्ट पार्ट इज कि ऑडिशन देते समय आपके आगे 10 लोग हैं, तो आपको 10 अलग अलग तरीके मिल जाते थे कि भाई क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं. आजकल ऑडिशंस क्या होता है, ऑनलाइन होता है कि आप ऑनलाइन भेज दीजिएगा. आपको पता ही नहीं कि किसी ने क्या किया क्या दिया है, और आपकी जो सोच है आप उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, कुछ एडिशनल भी नहीं हो पाता, और कर दो तो गलत. और दूसरी चीज, जब आप ऑडिशन देते हैं, पीछे जब 50 आदमी चिल्ला रहे हैं और उसमें आप ऑडिशन दे रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि आपका फोकस कितना स्ट्रांग है. घर में अच्छा अभी मन नहीं है, थोड़ी देर में देंगे. सो जो रियल चीज है वो रियल तभी होगी जब आप सेट पे होंगे. आप कितना बढ़िया ऑडिशन आज दे दें या कुछ घर में कर लें, व्हेन यू आर ऑन द सेट, सूरज नीचे आ रहा है, आपको पोजीशन लेनी है, आपको लाइटिंग लेनी है, आपको डायलॉग याद करने हैं, आपको रोना है, और सामने वाला एक्टर और 25 लोग पीछे चिल्ला रहे हैं, उसमें आपको परफॉर्म करना है. सो दैट्स रियलिटी. आपका निर्णय पहला कि अब बस एक्टिंग, और पहला वो काम जो आपको सही लगा कि हाँ अब मेरे को सही जगह मिली, कितना वक्त लगा उसमें? 6 years. 6 years? 6 years? 6 years. छोटा काम छोटा छोटा करते 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 आई थिंक आई रीच्ड बॉम्बे इन 1995 एंड 2001 इज मुझे वो शो मिला जिसने मुझे पॉपुलैरिटी दी, विच वॉज फर्स्ट क्योंकि. आई थैंक एकता कपूर, बालाजी. क्योंकि में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, एंड छोटा सा रोल था, लेकिन इट वॉज सो पॉपुलर कि स्टार टीवी गेव मी माई शो खुल जा सिम सिम. सो 2001 अप्रैल के बाद लाइफ चेंज्ड. सो 1995 आई केम टू बॉम्बे. तो मुझे 6 साल लगे. काम मैं कर रहा था छोटा मोटा, लेकिन वो एक बड़ा शो जो आपका नाम बना देता है. इट टुक मी 6 years. एक वक्त था, आप भी शायद जानते होंगे, जब रामायण और महाभारत टीवी पे आता था 84. तो रोडें सुनसान हो जाती थी जी. और जब क्योंकि आता था जी, तो रात को भी रोडें सुनसान हो जाती थी, क्योंकि देखने बैठे. ओके. आई थिंक दोनों टीम्स के साथ मैंने काम किया है. रवि चोपड़ा के साथ मैंने बहुत काम किया है. बागबान जो फिल्म है, उनके साथ. तो महाभारत उनका प्रोडक्शन था. तो रवि जी हमको बताते थे कि जब 84 में महाभारत रिलीज हुआ था, टीआरपी जो होती थी वॉज 99. 99 यानी 100 अगर टेलीविजन सेट हैं, उनमें से 99 टेलीविजन सेट पे महाभारत चल रहा होता था. और क्योंकि में जब हमने काम किया था, तो जब आई थिंक मिहिर मर गया था और अनुपम कपाडिया तुलसी से शादी करने पहुंचने वाला था, सेगमेंट मेरे को याद जी, है. तो उस समय टीआरपी वाज 27 और आपकी शादी हो रही थी, और वो आ जाता है. और कितनी गाली पड़ी थी मिहिर को उस समय, मुझे याद है. लेकिन वो डिवाइड हो गया था कि आधे लोग मेरे साथ थे और आधे लोग वहां पे थे. तो बट दैट टाइम द टीआरपी वाज 27. मुझे तो बहुत दया आने लगी थी आपके ऊपर. नहीं वो ठीक है, तो हो गया. बट आई सपोज वो कैरेक्टर क्या था कि आपका सिस्टर का कैरेक्टर भी उसमें शायद जी मंदिरा जी ने प्ले किया था. यस. एक और मैं कहना चाहूँगा, मंदिरा वो एक्ट्रेस हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा काम मैंने किया है. तो क्योंकि वो मेरी बहन बनी थी. फिर हमने एक शो किया था शांति, जिसमें वो मेरी दोस्त बनी थी. फिर हमने शो बीआर के साथ किया था दुश्मन, जिसमें वो मेरी वाइफ बनी थी. तो अभी हम जब भी मिलते हैं तो मैं यही बोलता हूँ, मंदिरा वो समय दूर नहीं कि तुम मेरी माँ भी बनने वाली हो. तो वो भी हंसने लग जाती है. खास तौर पे क्योंकि कहीं मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ. फैंटास्टिक. आई थिंक आई एम थैंकफुल टू एकता फॉर गिविंग मी द शो.
वो कैरेक्टर एंड अनुपम का जो कैरेक्टर था वो इतना लोगों को पसंद आया, वो इतना फीडबैक मुझे इतना अच्छा आया कि पॉजिटिव कैरेक्टर, लड़का ऐसे होना चाहिए। वो देखो हस्बैंड मर गया है, किसी एक ऐसी औरत से प्यार कर रहा है जो शादीशुदा है, और फिर भी बच्चे के साथ वो औरत को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें उस समय दे वर वेरी पॉजिटिव विच हेल्प मी टू गेट माई शो खुलजा सिमसिम। और उसके बाद स्टार ने मुझे आई थिंक गेव मी अनदर शो कॉल्ड कलश, जिसमें मेन कैरेक्टर वाज मैरिड टू 2 सिस्टर्स। वो शो भी बहुत पॉपुलर था। वो भी आई थिंक अमर उपाध्याय कर रहे थे जो मीर बने थे, शायद उनका कुछ प्रॉब्लम था तो उनको रिप्लेस करके देन आई केम इनटू द पिक्चर। तो कलश मैंने किया। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, सो कुमकुम मुझे ऑफर हुआ, जिसमें पहली बार मैंने नेगेटिव रोल किया था। तो उस मतलब 5 साल में मैं समझ गया था कि अगर मैंने अपनी एक्टिंग को डाइवर्स नहीं किया तो आई विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि गुड लुकिंग बॉयज़, अच्छा घर ले जाके इस लड़के से शादी होने वाली है, वो एक अच्छा रोल एक लेवल तक आपको ले जा सकता है। सो दैट इज़ वेयर माई नेगेटिव रोल्स स्टार्टेड कमिंग इन। तो मैंने कुमकुम किया, फिर मैंने एक बहुत बड़ा शो किया BR फिल्म्स के साथ, विरासत। सो जिस वाज कम्प्लीटली अ नेगेटिव, मतलब बिजनेसमैन थे, मतलब 2 बिजनेसमैन की कहानी थी, completely negative. And then I played a डाकू in a show called नाना इज देस लाडो। अम्मा जी का सीरियल था, तो अम्मा जी वॉज वेरी पॉपुलर, तो उनको एक मेन कैरेक्टर चाहिए था जो उनके अगेंस्ट जाके खड़ा करे। सो दैट वाज अनदर कैरेक्टर विच वाज टोटली नेगेटिव आउट। और उसमें मज़ा इस बात का था कि हरियाणा में वो जो डाकू होते हैं ना, घोड़े पे मूछ के साथ टर्बन लगाए, रह के करण लाग रही से हमारे कन्या आ जा, मतलब उस तरह का जो लहजा था, तो वो करने में अलग। सर कहते हैं कि एक एक्टर का संघर्ष सबसे पहले उसके घर से शुरू हो जाता है। मतलब मैक्सिमम एक्टर्स की जो कहानियाँ सुनी हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कभी आपके साथ क्या सीन था? घर वाले सपोर्ट में थे या फिर लाइक आई सेड कि डैड वाज इन द आर्मी, फौज में थे। तो आज मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका बेटा होगा और वो कहेगा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री जाना है और मुझे काम वहाँ ढूंढना है, तो कोई भी बाप जो है वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा कि तुम पागल हो क्या, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिलोगे, कोई जान पहचान नहीं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो उस समय आई थिंक ही रिएक्टेड इन द सेम वे कि कहाँ जाओगे भाई, क्या करोगे, किससे मिलोगे। उस समय आपके फैमिली बैकग्राउंड में से कोई भी फिल्म लाइन? देयर इज नोबडी। आई थिंक माय नियरेस्ट रिलेटिव्स आर इन दिल्ली। मतलब मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं यूपी बेल्ट में हैं, वेस्टर्न यूपी, हापुड़, खुर्जा, बुलंदशहर, बल्लभगढ़। तो इस बेल्ट में मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो रहते कोई हैं। दोस्त वगैरह भी कभी कोई फिल्म में? तो एक होता है ना कि मैं फिल्म में कुछ तो होता है कि हाँ, कुछ नहीं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ लैंड किए, डैड के कोई कोलीग थे, उनके नीचे कोई मेजर कॉल करके थे, तो वो यहाँ पे रह रहे थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कि मैं ज़रा आ रहा हूँ, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तो मुझे लगा कि वो मुझे जगह दे देंगे। पूछा नहीं क्यों आ रहे हो? नहीं पूछा। तो मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। उनको लगा कि छुट्टी मनाने बॉम्बे आ रहा होगा, घूमने आ रहा होगा। तो मैं पहुँच गया। मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी यहाँ रहना। तो पहले तो उनका शौक था कि यहाँ रहना है, मंशा नहीं क्या होता है, मंशा नहीं पता थी। तो जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो फिर उन्होंने बोला भाई मेरे घर में तो नहीं रह सकते हो, बट मेरे ऑफिस के ऊपर बरसाती है, वहाँ तुम रह लो। तो 7 दिन उन्होंने मुझे वो जगह दी रहने के लिए। तो 7 दिन में मैंने पूरे बॉम्बे का नक्शा छान मारा, कहाँ पे कौन सी जगह मिलती है, अंधेरी में मतलब पेइंग गेस्ट सबसे ज़्यादा सस्ता कहाँ पे होता है, रेंट में सस्ता ज़्यादा कहाँ पे होता है, 1 रूम किचन सबसे ज़्यादा सस्ता कहाँ होता है, रेंट में खाने के साथ पैसा कितने होते हैं, पेइंग गेस्ट में खाने के साथ पैसे कितने होते हैं। तो वो 1 हफ्ते में सब कुछ मैंने छान मारा, सारी तफ्तीश, सारा कुछ। मतलब मैं सुबह घर से निकल जाता था अराउंड 8:30-9 बजे, एंड ऑब्वियसली पैसे थे नहीं। मतलब मैं उस समय किसी को नहीं पता था कि आप यहाँ क्या करने आए हो? नहीं, घर वालों को बता दिया था मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। हाँ, पर क्यों? वही एक्टर बनना है। अच्छा, तो उस मैं समय बोला भैया, किसी ने कुछ विरोधाभास हुआ क्या उस समय? बिल्कुल। उन्होंने बोला भाई करना है खुद करो, हमारी तरफ से ये मत उम्मीद करो कि हम तुम्हें पैसे भेजेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर। तुम्हें जो करना है आप अपने ईमानदारी से, शिद्दत से जाइए, जितने पैसे वहां डालने आप अपने पैसे डालिए, अपना कमाइए, वो करना है कीजिए। फोन करके ये नहीं बोलना कि मुझे मदद की जरूरत है।
और पहले मोबाइल नहीं होते थे. दिस इज समथिंग, दिस इज फॉर एवरीबडी कि पहले मोबाइल नहीं होते थे. मेरी कहानी याद आ रही है। पहले हम लोग एसटीडी पे खड़े होके और हमारी उसका नजर नंबर एसटीडी देखे। पे ऊपर होती थी, हाँ। क्योंकि हर 1.5 सेकंड में 3 रुपए बढ़ते थे। तो अपने आप को मैंने लिखा हुआ था कि 100 रुपए में मुझे बात करनी है. तो कॉन्वर्सेशन ये, हेलो, हाँ पापा, हाँ क्या हाल है, हाँ हाँ वो जरा मम्मी को बुलाओ जल्दी से, हाँ हाँ वो कैसी हैं, हाँ ठीक है वो बाद में देखूंगा, हाँ बहन को बुलाओ जल्दी बुलाओ. पैसा मत मांगना। नहीं पैसा तो वो ऊपर नजर वो एसटीडी पे चल रही है कि 100 रुपए कब खत्म हो रहा है. अच्छा, कभी मतलब ऐसी जनरल पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ कि मतलब इसके बावजूद जब मना किया गया पैसे मत मांगना, तो तब भी आपने हिम्मत करके थोड़ा बहुत आई वॉज वेरी क्लियर. किसी ये मेरे जिंदगी का उसूल है कि अगर किसी ने कोई चीज़ मना कर दी, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे लिए नहीं करना है, उसको सिर्फ एक ही बार बोलना है. उसके बाद आई विल नेवर, मैं कभी पलट के वहाँ देखूंगा नहीं, ना पूछूंगा ना मांगूंगा, कुछ भी हो जाए. आई थिंक वो एक शायद इसी वजह से आई वॉज एबल टू स्टैंड ऑन माई फीट मच फास्टर, बिकॉज एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे मालूम था देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू सपोर्ट मी. तो मुझे जो भी करना है खुद करना है और जल्दी करना है. वो वक्त जब आया जब घर वालों ने देखा कि आप अमन वर्मा एक्टर बन चुके हैं, तो क्या रिएक्शन था उनका? वेल दे वर हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि जितने लोग आसपास के थे अब वो ये कहने लगे भाई ये अमन वर्मा के फादर हैं. तब आपने नहीं बोला आप तो पैसे नहीं दे रहे थे? नहीं वो दैट इज यू क्या है व्हेन समबडी, ये एक कहावत है, बहुत से लोग इस अगर समझे, व्हेन समबडी इज डाउन यू डोंट किक समवन व्हेन ही इज डाउन. आप कभी उसे लात या घूंसा या टांग नहीं मार सकते जब किसी का बुरा समय चल रहा हो. एंड आप उससे ज़्यादा छोटे हो जाते हैं अगर कोई नीचे गिरा है और उस समय आप उसे मारते हैं उसकी परिस्थिति पे. हाँ, तो कभी भी कोई इंसान बुरे समय से, बुरे वक्त से गुजर रहा है, आप उस समय उस पर उसे लात घूसा या किसी भी तरह की गलत चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आप और नीचे गिर जाते हैं. वो वर्ड आपने सुने फिर कभी कि शाबाश तूने कर दिखाया? नहीं. आई थिंक माई फादर वॉज अ वेरी egoistic man, so he never his main focus was my sister. My sister was she is an amazing singer. She is an amazing dancer. अच्छा. She is an amazing. मेरे में जितना टैलेंट आप देखते हैं, तो अगर मैं आज मैं कहना चाहूँगा, I am just 5% of the talent that my sister has. Only 5%. मैं सिर्फ 5% हूँ जो टैलेंट उसके अंदर है. प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि there is something apart from talent which makes you survive in this city, and that is grit. That is determination, that is focus, that is the ability to stand up. Passion. After being hit, you fall down, you stand up again. You get hit, you fall down, you stand up again. तो वो चीज़ हर इंसान नहीं सह सकता है. मतलब जलील होना, जिल्लत उठाना, लोग आप पे आपके ऊपर कहते हैं, चीज़ें बोलते हैं, एक्स फैक्टर हो गया, जो भी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक एक्टर, एक परफॉर्मर के साथ होना, बिकॉज वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है. टैलेंट ही सब कुछ. मुझे कितनी बार लोगों ने बोला है कि आप अपना समय बिता रहे, क्या कर रहे हैं आप, हाँ? क्यों अपना समय वेस्ट करने, जाइए वापस जहाँ से आए. जिस घर पे मैं पेइंग गेस्ट रहता था, मतलब पैसे देने के बाद मतलब वो जो लेडी हैं, जो भी हैं, वो नहीं, आप रात को 10 बजे के बाद नहीं आ सकते और सुबह आप 8 बजे से पहले निकल नहीं सकते क्योंकि मैं सोती हूँ, तो दरवाजे बंद होंगे. तो मैंने बोला ये बात तो आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी. नहीं, उसको पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका जो बेटा है वो पैसे दारू पी के लुढ़का रहता था, वो काम नहीं करता था. अब वो पैसे मेरे से कमा रही हैं और फिर मुझे कह रही हैं कि आप सुबह 8 बजे नहीं जा सकते. तो जब भी शूटिंग के बाद मैं आता था, बाहर में वॉचमैन के साथ बैठा रहता था कि सुबह वो 8 बजे, 7:30 8 बजे दरवाज़ा खोलेंगी तो मैं अंदर जाऊँगा. सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू गो थ्रू. इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू दिस, you cannot be a winner. Whatever you achieve in your life is directly proportional to the struggle that you have been through. The lesser the struggle, the less popularity you will have. The more the struggle, the more popularity you will have. It's as simple as that.
तो अगर आपको ये मतलब सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन, अगर आप मेहनत करने से भागोगे आपको पॉपुलैरिटी उसी हिसाब से मिलेगी, हिसाब से मिलेगी। भागी हुई मिलेगी। हम्म, अगर आप मेहनत करके कूद जाओगे आपको पॉपुलैरिटी भी वैसी मिलेगी कूद के। बट जिगरा चाहिए। जिगरा चाहिए। देयर इज वन पर्टिकुलर आई थिंक एक क्वालिटी जो मैं कहूंगा, एंड द क्वालिटी इज द इंग्लिश वर्ड इज ग्रिट, ग्रेट। जिसे हम हिंदी में जिगरा कहते हैं। वो अगर आपके अंदर है आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। और वो जिगरा कहाँ से आता है कोई नहीं कह सकता। वो जब आप सिचुएशन में पहुंचते हो तो पता लगता है कि आप रिएक्ट कैसे करोगे। यू कैन बी टॉट द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, बट व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन दैट इज द टाइम यू विल रियलाइज कि आपकी असली पर्सनालिटी क्या है। जब आप उस पोजीशन में पहुंचोगे तो ही मालूम पड़ेगा आपका जिगरा, आपका डिटर्मिनेशन, आपका ग्रिट आपको क्या कहता है करने के लिए। एंड दैट विल डिसाइड कि आगे आप जिंदगी में कहां तक पहुंचोगे। वो वही समय पे ही पता लगेगा। कोई टीचर, कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई किताब आपको कुछ नहीं सिखा सकती जो लाइफ आपको सिखाती है। सिंपल। पहला काम आपको क्या मिला, सीरियल या फिल्म? पहला काम, आई थिंक पहला काम वाज मुझे लाश बनना था एक शो के लिए, और 2 दिन का काम था। पैसों की ज़रूरत थी, 500 रुपये मिले थे, दिन के 250 तो मर गए। तो लाश बन के हम लेट गए। तो शुरुआत, और वो मैं ये भी बताता हूँ, और ये बना था मैं हिमेश रेशमिया जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका वो पहले टेलीविज़न सीरियल प्रोड्यूसर थे। अच्छा, जो आपको पता नहीं है। सो दिस इज 96 97 की बात है। रियली? मुझे उनका जो प्रोडक्शन वाला राजेंद्र आज भी मेरा दोस्त है। अच्छा। तो उसने मुझे पेमेंट किया था। तो 2 दिन का काम था, लाश बना था, मार खाई थी, किसी ने मुझे मार दिया था, मैं मर गया था, और फिर वहाँ से शुरू हुआ। सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग। 2 दिन का काम, 250 500 रुपीज़ फॉर 2 days। कब लगा कि आप फिल्मों में घुसना है? वो ऑटो लगा। देखिए क्या है कि वो लगता नहीं है, एक होता है ना कि सीरियल करके नहीं, अब मेरा कभी नहीं। आई हैव नेवर, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं टेलीविजन छोड़ूंगा, आपने कोई डिफरेंस नहीं रखा फिल्मों और सीरियल्स के अंदर? कभी नहीं। जो काम आया चुपचाप मैं करता रहा। टेलीविजन का काम आया, शांति मिला, दुश्मन, ये क्योंकि ये सब मिलता रहा। बीच में संघर्ष मिल गई, फिर बागबान आ गई, फिर आई थिंक अक्षय के साथ अंदाज जिसमें प्रियंका एंड लारा वर लॉन्च्ड, वो फिल्म मिल गई। तो सब में काम धड़ाधड़ करता रहा। संघर्ष के पीछे का संघर्ष क्या है? कुछ नहीं, मैंने एक शो किया था कभी कभी स्टार प्लस पे, जो भट्ट साहब तनुजा चंद्रा के साथ डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसमें आलोकनाथ वाज द मेन न्यूज़पेपर ओनर, शिफाली छाया वाज द एडिटर, और मैं शिफाली छाया का एक छोटा सा उसके नीचे काम करने वाला उसका असिस्टेंट। तो वहाँ पे तनुजा चंद्रा और महेश भट्ट ने मुझे काम करते देखा। एंड दे हैड कास्ट एक और कोई एक्टर हैं, अक्षय आनंद ये रोल कर रहे थे संघर्ष का। तो अक्षय के साथ कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ था। दे सेड कि हमारा एक फिल्म है जिसमें ऑपोजिट प्रीति जिंटा हैं आप, तो क्या आप करना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा के गाना सुनाया। तो जैसे मैंने गाना सुना, मैंने बोला सर कुछ भी हो जाए मुझे अभी शूटिंग करनी है। हाँ, वो गाना तो अभी भी गुज़ूम करता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। आई थिंक आज भी अभी सोनू जी के साथ मैंने अराउंड 15 दिन पहले इवेंट किया था, जिसमें आपने बकरियों के साथ भी स्क्रीन शेयर। हाँ जी, बकरियों के साथ इसके हाँ, बकरी, बैल, भैंस, गाय सब वहाँ पे थी। बट बहुत मजा आया। आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक। अक्षय सर के साथ कितनी फिल्में की सर? अक्षय के साथ आई थिंक संघर्ष वाज फर्स्ट वन, अंदाज वाज सेकंड, दोस्ती वाज थर्ड, जानेमन वाज फोर्थ। एक फिल्म और है मुझे याद नहीं आ रही। तो 5 फिल्में। एक फिल्म और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखी वो फिल्म, कोई मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ये फिल्में तो आपने गिना। और अक्षय हमेशा उस समय बोलते थे कि मेरी फिल्म में जो भी लड़की होती है ये अमन ले जाता है। अमन ले जाता है। तो संघर्ष में प्रीति को मैं ले गया था, दोस्ती में करीना के साथ मेरी शादी हो जाती है, अंदाज में लारा दत्ता मेरे पास आ जाती है। तो अक्षय हमेशा ये बोलते थे कि यार जो भी लड़की है ये अमन को मिल जाती है। कभी बोले क्या अक्षय सर का आप कास्ट मत करना, मेरी हीरोइन लेके जा रहा है हर बार। हम आपके सेल्स की बात और करेंगे। जैसे आपका, क्योंकि आपने कहा क्योंकि सास भी कई बहू थी, बागबान अपने आप में ही एक संपूर्ण
काव्य ही कहूँगा मैं, उससे ग्रंथ है तो बागबान जो बनी है, बागबान सब कुछ। मैं पूना में था, हम लोग अपने, मैं घर से बाहर होकर के मतलब मैं मदर फादर से दूर आकर कैरियर फोरम में एमबीए का कोचिंग करने गया था। हम लोग ने वो फिल्म देखी बागबान, मैंने जाकर थिएटर में देखी, मैं रोने लगा, पापा याद आ रही है उस समय। वो फिल्म ने दरअसल लोगों को बताया कि माँ बाप क्या होते हैं। ये कैसा मतलब बागबान कैसे आई थिंक आपके जब नसीब हम में आ गई? फिल्म शूट कर रहे थे, मैंने बोला कि रवि जी के साथ, रवि चोपड़ा के साथ एक बहुत ही एक ऐसा रिलेशनशिप था, क्योंकि उन्होंने बहुत काम दिया मुझे। पहले जितने भी एड फिल्म्स, जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स बनते थे, सबसे पहले उनका कॉल मुझे आता था ओके। कि अमन अगर तुम मना करोगे तो फिर मैं। तो बागबान की भी एक बहुत कमाल की कहानी है कि फिल्म की शूटिंग चालू हो गई थी। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म, मैं उस एक्टर का नाम नहीं लूँगा, समबडी एल्स वाज कास्ट इन द रोल, एंड 2 या 3 दिन की शूटिंग हो गई थी, सेट लग गया था, एंड ऑफ कोर्स बच्चन साहब, हेमा जी, सलमान, सबके डेट्स आ चुके थे, 3 दिन की शूटिंग हो गई थी। फिर सडनली रवि जी का फ़ोन आया कि अमन तू ज़रा आ जा। मैं फिल्म सिटी में ही बगल में स्टार प्लस का अपना शो शूट कर रहा था, कुछ और कर रहा था, तो मैं पहुंचा। तो इस सेड यार वो एक रोल है और कल से शूटिंग है। तो मैंने बोला सर कौन सा रोल है? मैंने बोला ये तो सब खत्म, फिल्म का कौन, इस नहीं जो सबसे बड़े बेटे का है। तो मैंने बोला सर बड़ा बेटा मतलब मैं कैसे लगूंगा, बिकॉज बड़ा बेटा फिल्म रिलीज हुई थी 2003 में, 2002 में शूट हुआ है, आज 2025 है। तो टुडे इफ आई एम 54, सो आई वाज 31 एट दैट टाइम, सो आई वाज 31, एंड उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी जो है वो रिमी सेन करेगी। तो रिमी मेरे से आई थिंक शायद 4 साल छोटी है। तो मैंने बोला सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो जो दूसरे एक्टर हैं वो काफ़ी सीनियर थे और वो किसी वजह से वो नहीं कर पाए। तो मैंने बोला ठीक है, आप जैसा कहेंगे। आई वॉज नॉट हैप्पी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सडनली फ्रॉम 31 आई एम प्लेइंग अ मैन हु इज 45। तो मेरे लिए मैंने बोला, लेकिन क्योंकि रवि जी थे, बिकॉज माई लव फॉर हिम, माई रिस्पेक्ट फॉर हिम वाज सो मच। आई सेड सर आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। अगले दिन से हमारी शूटिंग चालू हुई, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट द फिल्म। आई वॉज अ लिटिल अनहैप्पी कि यार ये क्या मैं करने जा रहा हूँ, कि सडनली फ्रॉम 31 to 40, और उसके बाद हुआ भी क्योंकि वो फिल्म रिलीज़ हुई तो भाई तुम्हारी बेटी है, बेटी 20 साल की दिखाई थी, तो फादर हैज़ टू बी 43-44 मिनिमम। तो वो सडनली एक जंप हुआ, एंड बट नो रिग्रेट्स, बिकॉज वो फिल्म की जो रिकॉल वैल्यू है, आज भी मैं ये सीधा कहूँगा कि फिल्म को रिलीज़ हुए 23 साल हो गए हैं। आज भी मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, घूम रहा होता हूँ, वर्कआउट कर रहा होता हूँ, जिम में होता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, लोग मुझे पकड़ पकड़ के सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, और सवाल ये है कि अमन जी हमें ये बताइए कि आप जो हैं इतनी नालायक औलाद कैसे हो सकती है, आपने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। सो दैट इज़ द पावर ऑफ टेलीविजन, फिल्म्स, कैरेक्टर्स विच आर पॉपुलर। सो बट आई लव द फैक्ट कि इतने सालों से फिल्म चल रही है, और हर बार जो भी आता है वो यही बोलता है हम अपने माँ बाप के साथ ये फिल्म देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे और फिर वो हमारी तरफ देखेंगे, देखा यही बनोगे तुम। आपने बाद में रवि सर से बोला नहीं है, बाद में उनसे बोला नहीं सर एक इसका ऐसा लास्ट का कुछ क्लाइमेक्स बना दो जब बच्चे माफी मांग रहे हैं, ताकि उस चीज़ से बच सकूं। माफ़ी मांगने आए थे हम, आए थे लेकिन वो माफ किया नहीं गया ना, मतलब तो वो हमेशा के लिए हो गई कि तो नालायक ही रह गए सर। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन जी, महानायक सदी के, आपके सामने उनके साथ क्या अनुभव था? नहीं, फैंटास्टिक। आई थिंक पहले दिन मैं नर्वस था, बट देन आई रियलाइज कि जब भी मैं सेट पे था, भले मैं सीन में हूँ या नहीं हूँ, मैं सेट पे जाके बस बैठ जाता था। मैं सिर्फ बैठ के देखता था कि वो कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। और सबसे कमाल की बात है, वो डायलॉग जब भी रिहर्स करते हैं, हम 4 भाई बहन थे और 3 हमारी बीवियाँ थी, तो सबके साथ एक एक करके वो रिहर्स, यानी उनकी 7 रिहर्सल तो ये हो गई। फिर वो अकेले लगे रहते थे, और जब तक शॉट तैयार नहीं होता था, वो पेपर लेके एक कोने में बैठ के, जैसे एक एग्जाम से पहले स्टूडेंट करते हैं ना, बस अब वो अपनी लाइनें करते रहते थे। ही डजंट नीड टू डू दैट, बट दैट इज व्हाट मेक्स हिम अमिताभ बच्चन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फोकस, द डेडिकेशन, कंटिन्यूसली। जब तक शॉट नहीं लगा
तब तक ही वॉज विद हिज लाइन्स, कितनी बार याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी। तो इस तरह की डेडिकेशन, फोकस, मतलब टैलेंट आपके पास है, डेडिकेशन है, फोकस है, यू हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म, उसके बाद आप बस लगे हुए हो, आप ऐसे कर रहे हो कि ये आपका पहला सीन, ज़िंदगी का पहला सीन आपको दिया गया है और ज़िंदगी का आखिरी सीन है जो आप करने वाले हो। तो ये जब आपके दिमाग में है, दिस इज़ फॉर ऑल द एक्टर्स, कि मतलब याद कीजिए जब पहली बार आपके हाथ में पहला सीन आया था, मुझे याद है मैं पागलों की तरह लाइन याद कर रहा था ताकि प्रोडक्शन को प्रॉब्लम ना हो, और दिमाग में ये सोच के रखिए कि ये आपका आखिरी सीन है, आप कैसे करेंगे, वो चीज़ चाहिए। आप बागबान करना नहीं चाह रहे थे बिकॉज ऑफ दो फादर का, वो हाँ, क्या उस समय पता था आप अमिताभ बच्चन के बेटे बने? ना वो मुझे पता था, फिर भी आप हाँ, नहीं करना चाहते? नहीं, वो बाद में क्या हुआ कि जब वो चीज़ रवि जी ने मुझे कन्विंस की, से अमन डोंट वरी, मैं बोल दूंगा कि तू 16 साल की उम्र में भाग के, उसमें एक डायलॉग है फिल्म के अंदर, अरे इतनी जल्दी तू भाग के तूने शादी कर ली, ऐसे कोई करता है क्या? तो लॉट ऑफ पीपल डोंट रिमेंबर दैट टाइम। तो रवि जी ने सब कुछ करने देखा। के लिए बोला गया था। हाँ, तो फाइनली जब मुझे पता लगा तो मैं रवि जी के बहुत पीछे भागा। मैंने बोला रवि जी, बच्चन साहब समीर सोनी और उनकी फैमिली में जा रहे हैं और हेमा जी मेरे घर पे आ रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चन साहब को आप यहाँ भेज दीजिएगा और हेमा जी को वहाँ भेज दीजिएगा। तो उन्होंने, बट रवि जी वाज अ स्वीट हार्ट, वो कभी किसी को ना साफ मना नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम पता है क्या है, कि अगर मैं बच्चन साहब और तुझे एक साइड पे ले आऊँगा और हेमा जी और उनको दूसरी फैमिली में ले आऊँगा, तो प्रॉब्लम क्या है, सारे एक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे और उधर कोई एक्टिंग करने के लिए होगा नहीं। सो आई से थैंक यू सर फॉर सेइंग दैट। वो मना नहीं करते, अपनी बात मनवा देते कि हाँ ऐसा। आई अंडरस्टूड दैट, आई सेड कोई बात नहीं सर, इट डजंट मैटर, जो भी आपने कहा है। और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ मैं हर सीन के बाद उनसे माफ़ी मांगता था बाय कि आई एम सॉरी हेमा जी, मुझे आप पे चिल्लाना पड़ रहा है, अच्छा, आप मुझे आपको कोसना पड़ रहा है, हर बार बुरी नज़रों से देखना पड़ रहा है। आई यूज्ड टू फील वेरी बैड, यू नो, बिकॉज़ शी इज़, मतलब आप उनको बस देखते ही रहिएगा। शी इज़ डेफिनेटली, मतलब इवन एट द टाइम व्हेन हमारा जो गाना मेरी मखना मेरी सोनिया, वो जब गाना हम शूट कर रहे थे, सो शी वाज इन अ येलो साड़ी एंड बच्चन साहब वाज इन हिज वाइट सूट और व्हाटएवर। तो वहाँ पे आई थिंक जो 3 हमारी एक्ट्रेसेस थी, सुमन रंगनाथन मेरी वाइफ थी, आरजू गोवित्रिकर मेरी दूसरी भाई की वाइफ थी, एंड वी हैड अनदर एक्ट्रेस। तो वो तीनों खड़ी थी ऑल डेक्ड अप, लेकिन वहाँ आप सिर्फ हेमा जी को देख रहे हैं बिकॉज शी जस्ट स्टूड आउट। मतलब जो रोमांस पिक्चराइज किया है सर, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। ये मतलब जब दोनों बच्चन साहब एंड हेमा जी आमने सामने होते थे, आप कुछ देखते ही नहीं थे, आप बस देख रहे हैं। उसकी सादगी का रोमांस, मतलब वो, मतलब जरूरत ही नहीं किसी इतना खूबसूरत तरीके से। वो आई थिंक दैट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ रवि चोपड़ा। उस फिल्म में सलमान खान जी भी थे। सलमान लेकिन आप लोग का कोई सीन हमारा नहीं, सलमान के साथ मेरा कोई सीन नहीं था, नहीं था लास्ट में, कुछ भी नहीं था। हाँ, बस एंड में जब वो वहाँ बैठे होते हैं तो वो एंडिंग वाला सीन है। पर जब आपने जाने मन फिल्म में सलमान सर के साथ किया, तब आपका एक्सपीरियंस क्या था? आई थिंक वो कॉमेडी थी, और कॉमेडी एंड ऑफ कोर्स उसमें एक और यू नो टच, वो पॉइंटर ये था कि हम न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे थे, तो सारा का सारा न्यूयॉर्क था। तो मैंने बोला न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो भाई हम तो मौका मिला, ट्रैवल का शौकीन हूँ, बिल्कुल ट्रैवल का शौकीन हूँ। मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। तो बस न्यूयॉर्क में जाके 20-25 दिन हमने वहाँ पे शूट किया, तो धमाल किया वहाँ पे। मतलब सारा कॉमेडी, ये मजाक, कभी रात को उठना सोना कुछ भी पता नहीं था, बट वी हैड अ ब्लास्ट। आई थिंक नाडियाड वाला जो प्रोड्यूसर थे, व्हाट अ प्रोड्यूसर, मतलब जो आपको चाहिए इट वाज ऑलवेज अवेलेबल। आपने आज तक जितने भी किरदार किए सीरियल्स के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे फेवरेट किरदार खुद का जो आपने निभाया हो? आई थिंक सबसे मोस्ट डिफिकल्ट हैज़ बीन नाना इज देस लाडू। भानु प्रताप वॉज द नेम ऑफ द कैरेक्टर। तो हरियाणा यू नो बैकग्राउंड था, तो आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। तो एक टीचर मैंने हायर किया था। तो मैं बस दिन भर मैं उसी तरीके से बात करने की कोशिश करता था। और क्या होता है, हरियाणवी इज़ अ वेरी थोड़ा रूखा लैंग्वेज है,
र अखड़, क्या लठ वाली भाषा। लठ वाली। हाँ। तो वो मतलब वर्ड्स को भी ना र तो वो टू लर्न दैट इट, बिकॉज क्या है कि जब आप नॉर्मली जब बात करते हैं आप बड़े तमीज से बात करते और क्या है कि हिंदी उर्दू भाषा जो है हाँ। एक बहुत ही उच्चारण हाँ, उच्चारण आपका और आपका, तमीज से आप हाँ। बात करते हैं। अब वो टोटली ऑपोजिट। तो वो टीचर लाए तो वो सर आप सोचिए आप लठ मार रहे हैं मैंने बोला "हाँ, मतलब प्यार भी कर रहे हैं तो लठ मार के। तो मैंने बोला ये क्या तरीका है? इससे बट सर ऐसे ही होता है। तो बट दैट वाज डिफिकल्ट। फिर पहनावा एंड देन हॉर्सेस पे शॉट्स थे, सीन्स थे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो फिजिकली इट वाज अ वेरी डिमांडिंग रोल, चैलेंजिंग कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स द एक्ट्रेस जो अम्मा जी बनी थी वो हरियाणा से थी, तो वो उनकी लैंग्वेज, अब उनके जोन में जाके उनके अगेंस्ट खड़े होना थोड़ा मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था। बट मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। क्या है कि वही है ना कि चैलेंज, वो है ना ग्रिट, डिटर्मिनेशन। डर हर किसी को लगता है, अब आपके ऊपर है कि जब डर लगता है तो आप रिएक्ट कैसे करते हो। क्या आप वहीं खड़े रहते हो और जम के मुकाबला करते हो या आप भागते हो, ये डिसीजन आपका है। ये वो चीज़ है जो सिखाई नहीं जा सकती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करोगे क्या। कभी किसी किरदार को करते वक्त डर लगा कि यार मैं कर तो रहा हूँ, सही जाएगा या रिएक्शन क्या आएगा? नहीं, आई थिंक दैट हैज़ नेवर बीन माई प्रॉब्लम। मुझे मालूम है अगर मैं किसी चीज़ में घुसूंगा मैं पूरा प्रेपरेशन करके, होमवर्क करके तभी उसके अंदर जाऊंगा। कोई किरदार ऐसा है जिसको लेके के लगता हो कि यार मैं काश इसको और ऐसा करता तो और अच्छा हो सकता था? ये तो आज जैसे मैंने बोला कि इतने साल काम करने के बाद आज मैं जानता हूँ कोई भी पात्र मुझे आज मिले तो मैं उसमें 25 और चीज़ें डाल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो वो तभी आएगा व्हेन यू विल गो थ्रू लाइफ, राइट। तो मतलब अब 2005 में जो मैंने किया है वो मैं आज बोलूं कि मैं और बेहतर ये कर सकता था, वो 2005 में जो हुआ उस समय उतना ही हो सकता था। आज अगर वही चीज़ मैं करूंगा मे बी दे विल बी 25 अदर थिंग्स जो मैं उसमें डाल सकता हूँ, बट उस समय जो हुआ तगड़ा हुआ। एंड उस समय क्या था कि टेलीविज़न का अपना एक एक दायरा था। वी वर कंटिन्यूसली शूटिंग। आपको ये कमाल की बात ये है कि चैनल के जो हेड्स होते थे जो डिसाइड करते थे कि एपिसोड ठीक है कि नहीं, लास्ट मिनट में कॉल आता था कि ये एक जो सीन है ये ठीक नहीं है, फिर से शूट करो। सुबह 7 बजे की शिफ्ट लग रही है, 8 बजे शूटिंग शुरू हो रही है, 12 बजे सीन खत्म हुआ है, 2 बजे एडिट हुआ है, 4 बजे अपलिंक हुआ है और रात को 9 बजे टेलीकास्ट हुआ है। दैट इज द स्ट्रेस दैट वी यूज्ड टू वर्क विद। आज कोई सोच ही नहीं सकता है कि ऐसे काम होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 टू 2008। ये वो जो एक टेलीविजन का दौर था, बूम पीरियड जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे हम शूट करते थे। आप भले ही कुछ भी कर रहे हो, फोन आएगा सुबह 7 की शिफ्ट में आपको। द रियल एरा ऑफ टेलीविजन। एब्सोल्युटली, यू हैड टू वर्क बिकॉज ऑल द शोज वर डूइंग वेरी वेल, ऑल द चैनल्स वर डूइंग वेरी वेल। आपको करना ही पड़ेगा इफ यू आर अ टेलीविजन एक्टर। बट मतलब इतना कुछ सीखने को मिला कि इट डजंट मैटर कितना भी प्रेशर हो, यू हैव टू डिलीवर। हाउ मेनी मूवीज हैव यू डन? आई डोंट नो, आई नेवर काउंटेड। आई विल हैव टू गो इनटू माय, फिर भी एक अंदाजन। आई मस्ट हैव डन अबाउट 55-60 फिल्म्स मैंने और की। एक बार फ्लैशबैक में जाके अगर आप देखो कि ये ऐसा पिक करने का मौका मिले कि हाँ ये पिक किया और ये मेरा फेवरेट किरदार था जो मेरे को आज तक का सबसे अच्छा लगा मूवीज के अंदर। हाँ, तो आई थिंक अगर मूवी की बात करेंगे तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से आई विल डेफिनेटली से बागबान। इट मतलब उसकी जो रिकॉल वैल्यू है वो सबसे। एंड जो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, आई वाज कम्प्लीटली रॉ। तो संघर्ष मेरी पहली फिल्म थी, तीसरी। तो संघर्ष में जो एक वो जो रॉनेस है वो शॉर्ट्स में, शर्ट में, मतलब जो मेरा डायरेक्टर बोल रहा है अच्छा ये ऐसे। और एक और फिल्म है जो उस समय बिल्कुल नहीं चली लेकिन विच आई फील आज अगर वो रिलीज होती तो डेफिनेटली हिट होती, प्राण जाए पर शान न जाए। एक फिल्म है, बहुत से लोग जानते नहीं हैं। तो उसमें ट्विंकल खन्ना की जो छोटी बहन है रिंकी खन्ना, शी वॉज ऑपोजिट मी। उसके अलावा बहुत सारी, रवीना टंडन उस फिल्म में थी, श्वेता मेनन उस फिल्म में थी, नम्रता शिरोडकर उस फिल्म में थी। चौल की कहानी थी, चौल के अंदर सब लोग कैसे के, तो
देयर वर 10 फैमिलीज और मैं बाहर से आता हूँ चौल खरीदने के लिए कंपनी की तरफ से, तो वो महेश मांजरेकर के साथ जो काम करने का मौका मिला, एंड वो शूटिंग कंटिन्यूसली होती थी। शूटिंग हमारी ऐसी 9 to 9 ख़त्म नहीं होती थी। आप सुबह शुरू किया, करते रहो जब तक काम ख़त्म नहीं होता। तो कभी सुबह 4 बज रहे हैं, कभी 2 बज रहे हैं, सुबह 6 बज रहे हैं, फिर घर में 3 घंटे सोए, वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वो जो चौल खड़ी हुई थी वो 30 दिन में तोड़ी जाने वाली थी कमालिस्तान स्टूडियोज़ में। तो 25 दिन में फिल्म कंप्लीट करनी थी, विच वॉज इम्पॉसिबल। बट उन्होंने बोला, महेश मांजरेकर जी ने बोला नहीं करेंगे। झा डायरेक्ट करने वाले, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द डायरेक्टर, सम झा उनका नाम था, बट अंडर महेश मांजरेकर प्रोडक्शन। बट मज़ा आया उसमें भी। मतलब इतने सारे मराठी के जितने एक्टर्स हैं, मतलब उतनी मराठी मैंने शायद आज तक सीखी नहीं होगी जितनी उस 25 दिन में मैंने सीख ली थी। सारी गालियाँ, सारे अच्छे शब्द, सब कुछ वहाँ मैंने सीख लिया। बट मराठी के जितने दिग्गज थिएटर एक्टर्स थे सब वहाँ पे थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। That was a brilliant film. सीरियल्स कर लिया, फिल्म्स कर ली, फिर सीरियल्स किया, फिर फिल्म की, फिर अचानक से बिग बॉस। बिग बॉस वाज, क्योंकि सब कुछ करके मैं मेरी प्रॉब्लम क्या है, आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। तो मेरे लिए ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब क्या। तो बिग बॉस पिछले 5 साल से मुझे ऑफर आ रहा है। मतलब बुफे होगा तो आप हर डिश ट्राई करो। बिल्कुल 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 जी। अब बूफे से आपका मतलब क्या है वो मुझे पता नहीं। नहीं, एक आदत होती है ना कि यार भाई ये भी खा के देखता हूँ, भाई ये भी नहीं, बट बिग बॉस वाज समथिंग, क्योंकि बिग बॉस आपको इसलिए याद है क्योंकि बिग बॉस को वो आई बॉल्स मिले, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है। मैंने एक शो किया था, इस जंगल से मुझे बचाओ। वो बिग बॉस से 6 साल पहले मैंने किया था ऑन सोनी, जिसमें हमें जंगल में लेके रखा। हाँ, रियलिटी शो था। यस, रियलिटी शो था। आया, हम लोग 16 एक्टर्स थे। श्वेता तिवारी जो बिग बॉस जीती थी, वो पहली कंटेस्टेंट थी जो सबसे पहले रिजेक्ट होके जिनको बाहर निकाला था हमारे शो में। शी वाज द फर्स्ट वन टू गेट रिजेक्ट। श्वेता तिवारी वाले सीजन में थे शायद। एक ही था। हाँ। इस जंगल से मुझे बचाओ में सिर्फ एक ही सीजन था, उसके बाद वो कभी हुआ नहीं। आपका क्या एक्सपीरियंस था बिग बॉस में? आई वाज ओके, क्योंकि क्या हो, इस जंगल से मुझे बचाओ में हमें खाना वाज 80% ऑफ आवर डाइट, salt was 50%, sugar was 50%. I was losing 2 kilos every week. Okay. 2 किलो हर हफ्ते। एक और एक्टर है उसमें, चेतन हंसराज करके। चेतन was 6'3". By the end of the show, he lost 30 kilos. 30, I lost 18 kilos जब तक मैं शो से बाहर आया। 18 किलो मेरा वजन कम हुआ था इस जंगल से मुझे बचाओ में। बट व्हाट एन एक्सपीरियंस। उसमें आपको आग नहीं दी गई थी खाना पकाने के लिए, तो पहले दिन हमको आग बनाने में 6 घंटे लगे थे। उन्होंने हमको भूसा दिया था, हमको पत्थर दिया था, हमको पत्थरों को मार मार के रियल में। तो ये लोगों को आप बताइए कि जो लोगों को लगता है कि बिग बॉस या और भी रियलिटी शोज, जो रियलिटी शोज हैं कुछ, बिग बॉस मेरे हिसाब से, आई ऑनेस्टली डोंट फील कि मुझे बिग बॉस में कोई मज़ा है, क्योंकि खाना वहाँ दबा के मिलता है, सब कुछ दबा के है, आपको बस आराम से। रियल है सर वो? पूरा रियल तो पूरा है। मतलब लेकिन जो फाइट्स वगैरह करा देते हैं, क्या करा देते हैं? फाइट्स करवा देते हैं, विवाद करवा देते हैं। देखिए, मुझे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। 16 लोग हैं वहाँ पे, एक प्रॉब्लम है जो आपके सामने रखी जाती है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 16 अलग अलग लोग अपने तरीके से सोचेंगे। तो जब 16 लोग सोचेंगे, झगड़ा तो होगा ही। नहीं, मेरा कहने का तो ये कि कितना स्क्रिप्टेड और कितना फिक्शन नहीं है। there is no script. No script. Why will somebody think there is a script? There is no। एक रियलिटी शो में क्या स्क्रिप्ट बनाएंगे आप बना ही नहीं सकते। कौन लाइनें याद रखेगा? लड़ाई के बीच में आप लाइनें याद करोगे? इट इज ऑल इम्प्रॉम्प्टू, इट हैज टू बी इम्प्रॉम्प्टू, तभी तो होता है। ये एक्टिंग नहीं है कि वहाँ पे स्टोरी दे दी जाती है कि आप लोग को लड़ना है, ऐसा। देखिए, वो क्या है, अभी दिमाग में सबके आ गया है कि आप जितना लड़ोगे, जितना चिल्लाओगे, तो आपको वो फेस वैल्यू मिलेगी। ये एक चीज़ बार बार क्या है कि एक शुरू के आप 4-5 सीजन देखिए, इतनी लड़ाई होती थी? नहीं होती थी। वो बाद में समझ गए कि इस सीजन में इस बंदे ने इतनी लड़ाई की, तो इसके बारे में लोगों ने बात किया। तो उसके बाद जो आ रहे थे, हाँ, ये हो सकता है कि आने से पहले
अच्छा भाई हम ऐसा करेंगे, अच्छा तू भी हो गया मैं भी हो गया, चलो हम ऐसा करते हैं, हम अफेयर कर रहे हैं, अफेयर कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल है। दिस इज समथिंग दैट वो म्यूचुअल प्लानिंग से हो जाता है। वो होता है भाई। हमारी किसी के साथ ना प्लानिंग थी पहले, ना आगे भी कभी नहीं होगी। तो फॉर मी तो मेरा भी थोड़ा सा दर्शकों से या बाकी लोगों से कहना है कि भाई कोई शो अगर इतना महंगा बन रहा है और उसमें इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो पहले उसकी सच्चाई जान लो कि वो रियल है फिक्शनल है, उसके बाद उस पर ओपिनियन बनाओ। तो लोग काफ़ी ओपिनियन बना लेते हैं ना। लाइक आई सेड, आज की जो जनरेशन है वो इंस्टाग्राम वाली है। हाँ। इंस्टाग्राम पे बैठ के अगर आप कमेंट लिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? यू आर नोबडी, सॉरी टू से दैट। ऐसे तो आपको फिर हर चीज़ फिक्शनल ही लगेगी, आपको क्रिकेट में भी फिक्स लगेगा। आपको जानना है कि कौन सी चीज क्या है, आप उतरिए वहां पे, उतरिए वहाँ पे। फिर आप बोलेंगे हमें मौका नहीं मिल रहा है। आपको मौका क्यों मिलेगा? क्योंकि आप सब कुछ इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, आप उतर के कुछ नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस जब आप उतर के कुछ नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे लाइनें लिखेंगे, तो जिंदगी आपकी इंस्टाग्राम पे गुजर जाएगी, इंस्टाग्राम पे गुजर जाएगी, खत्म बात। सो दिस इज फॉर एवरीबडी जो सोशल मीडिया पे हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है, इंस्टाग्राम से निकलिए, उतरिए, सोशल मीडिया छोड़िए और उतर के चीजें कीजिए। जिम जाइए, कुछ पढ़िए, लिखिए, बोलिए, नाचिए, फिजिकली चीजें कीजिए। वर्चुअली छोड़ दीजिए। वर्चुअल, हाँ, अगर आपको वो रील्स बना के कच्चा बादाम कुछ हिलाना है तो बात दूसरी है। आई डोंट वांट टू बी मीन हियर, बट कच्चा बादाम तो आज भी कच्चा बादाम ही है। आपके बिग बॉस में जितने भी सीजन है, आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट को? आई थिंक ये वाला सीजन बहुत तगड़ा था, जिसमें मैं सारे सीजन्स की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आज सबकी तक के सारे बात, मेरे लिए आई थिंक द ओनली वन दैट आई रियली लाइक्ड वाज जिसमें ये बहुत झगड़ा होता था। आई थिंक द एक्टर जिनकी डेथ हो गई, सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ सिद्धार्थ। सो दैट सीजन वाज Have you met बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला? नो, मैं सिद्धार्थ को पर्सनली नहीं जानता हूँ, और उसके आगे जो हमेशा जिससे झगड़ा होता था, आई थिंक उनके ऑपोजिट जो थे, आसिम रियाज। हाँ रियाज। तो वो मतलब वो जो सीजन था उसमें एक एक जो कैरेक्टर था, सबकी अपनी एक एक पर्सनालिटी थी। बिग बॉस 13 जिसकी आप बात कर रहे हो जी, अच्छा 13। हाँ, अभी तक का सबसे बेस्ट सीजन जो लोगों को पसंद आता है। व्हाई? बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला, नासिम रियाजन और भी जो उसमें कंटेस्टेंट, रश्मि देसाई, बिल्कुल, हाँ, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनालिटी, एंड दैट इज हाउ यू मेक योर पर्सनालिटी। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। सो मेरा पर्सनल सवाल था, अभी कभी आप सिद्धार्थ शुक्ला से नहीं मिले? मैं एक दो बार जिम में मिला हूँ, तो वहाँ पे हेलो हाई हुई है। जिस जिम में आई थिंक मेगा मॉल करके एक जगह है, वहाँ पे कल्ट फिट नाम के फिटनेस फर्स्ट एक कंपनी है, तो वहाँ पे एक दो बार उनसे मुलाकात हुई। हेलो हाय, दैट्स अबाउट इट, नथिंग मोर। उसके अलावा कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आई मीन उसके बाद बिग बॉस में मैंने उनको देखा, एंड आई वाज सरप्राइज कि मतलब तब तक इतनी मारामारी हमारे सीजन में नहीं हुई थी। तो मैंने बोला ये हो क्या रहा है, एंड हाउ इज इट अलाउड। बहुत एंटरटेनिंग, हद से ज्यादा एंटरटेनिंग। एक भी शो ऐसा नहीं है, हर सेगमेंट, हर चीजें। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, अब उस सीजन के बाद हर कोई वही उसके नकल मार रहे हैं, सब वही रेप्लिकेट कर रहे हैं ना, तो ऐसे होता नहीं है। अमन वर्मा जी की गाड़ी बहुत अच्छे मूड में चल रही थी, फिल्म्स आ रही थी, सीरियल्स आ रहे थे, लाइफ अच्छी चल रही थी, आप जो चाह रहे थे वो चीज़ें हो भी रही थी, कुछ चीज़ें नहीं भी हो रही थी, सब कुछ स्मूथ था। फिर एक अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है जिसके वजह से बहुत कुछ दाव पे लग जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ मीटू की। मीटू हैपन कौन से साल में हुआ था? सर मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट जब मैंने मीटू हैपेंड अबाउट 10-12 years हाँ, और मेरा नाम उसमें कभी आया नहीं था। बट क्यों आपका नाम फिर क्यों लिया जाता है? अब वो तो आप जिसने छापा है उससे बात कीजिएगा। मेरा नाम अगर आप किसी में कभी आपने जानने की कोशिश की, आपने कभी देखिए टाइम किसके पास है? हाँ, टाइम तो नहीं है। आई डोंट हैव द टाइम। देखिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई एम एन एक्टर, आई एम इनटू रियल एस्टेट, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, I am a fitness person. I run marathons. I want to be a commercial pilot. So I am trying to do my student's pilot license and finally my commercial pilot license. So there are 10-15 other things जो मैं कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। कभी किसी और पॉडकास्ट में या कभी इंटरव्यूज में या कभी कहीं पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं पे भी किसी ने आपको इस चीज़ को लेकर घेरने की कोशिश की कि यही सवाल कई बार होता है वो कहीं ना कहीं। देखिए जब आप पॉपुलर होते हैं, जब आपका नाम होता है, जैसे मैंने बोला क्रिकेटर्स, एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस, हमारे देश में ये तीन लोग बिकते हैं।
उसके अलावा कोई नहीं बिकता है, चाहे ये बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे। आई रिपीट अगेन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड क्रिकेटर्स, यही 3 लोग हैं जो बिकते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आपके बगल में बैठा होगा, किसी को पता नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल है। आई वॉज फ्लाइंग टू लंडन एंड आई हैड मिस्टर रतन टाटा नेक्स्ट टू मी, यू नो, एंड उस समय टेलीविजन के मैंने इक्का दुक्के शोज किए थे, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली थी, सारी दुनिया मुझे पहचान रही थी, एंड नोबडी वाज रिकग्नाइजिंग मिस्टर रतन टाटा, बट द मैन हैड क्लास, चुपचाप बैठे हुए, एंड ही न्यू मी, क्योंकि आई वेंट अप टू हिम एंड आई सेड, हाय सर, हाउ आर यू, यू नो, इंग्लैंड, लंदन शायद किसी शूट के लिए मैं जा रहा था। सर मैं ज़्यादा इस बात को निकालना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब ये चीज़ हुई, आप कह रहे कि आपने कहा कि मैं इसमें कहीं से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो आपके चाहने वालों का कोई रुख बदला आपको लेके? नॉट एट ऑल। ये सबसे कमाल की चीज़ है कि जब भी कोई इंसिडेंस होता है या इस तरह की चीज़ बातें होती हैं, आपका नाम कहीं उछाला जाता है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी बिल्डिंग में रहते हैं, आपकी सोसाइटी में रहते हैं, और दे आर वेरी क्लियर कि टेलीविज़न में बहुत सारी चीज़ें जो एडिट करके सही जगह से डाली जाती हैं, वो एडिट कैसे किया जाता है, उसमें ऑडियो कैसे बदला जाता है, लोग इस बात को समझते हैं। और ये बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि हमें मालूम है कि आपका नाम ज़बरदस्ती इसलिए घुसाया जा रहा है बिकॉज यू आर पॉपुलर, यू आर वेल नोन। अगर सड़क पे चलता हुआ कोई इंसान होगा, आप उसके पीछे क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज वो इंसान जो सड़क पे चल रहा है, वो आपकी टेलीविज़न की टीआरपी जो एक वर्ड है, टीआरपी नहीं बढ़ाएगा। कौन टीआरपी बढ़ाएगा? जिसका नाम है, जिसका चेहरा है, जिसकी पोजीशन है। एंड अगेन आई रिपीट दैट, क्रिकेटर्स, एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस, ये 3 लोग हैं हमारे देश में। मतलब कोई छींक देगा, कोई गिर जाएगा, कोई खांस देगा, कोई खांस देगा, कोई कुछ खा लेगा, किसी के मतलब पेट खराब है तो वो आपको मतलब ये कमाल की चीज़ है। अमेरिका में एक चैनल है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो चैनल जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मैंशंस में रहते हैं, और वहाँ पे उनका जो कचरा है, कचरा उनके घर के बाहर एक गाड़ी पिकअप करने आती है हर सुबह। तो वो चैनल, उसका काम ये है कि कचरे की गाड़ी आने से पहले कचरा खोल के, कचरे को खोल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या है, और कहीं पे उनको अगर कॉन्डम दिख जाए तो मतलब कि उनके घर में कल रात को कांड हुआ था। फिर वो चीज़ें जोड़ने की कोशिश करते हैं। सो दिस हैपन्स अब्रॉड। एंड जिस तरह से मीडिया हमारा चल रहा है, यू नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मतलब आप कहीं पे कुछ भी चीज़ जोड़ देते हैं। आपके कोई फैक्ट्स नहीं हैं, कोई चीज़ें कुछ बनी हुई नहीं हैं, आपने कोई तफ्तीश नहीं की है, आपने कुछ पता नहीं किया है, क्या है आप बस छाप दो, फिर देखी जाएगी। एंड द प्रॉब्लम इज़ हमारे यहाँ पे जवाबदारी नहीं है। अगर आप कोई केस भी करते हैं, आप ज़िंदगी भर भागते रहिएगा, क्या होगा? इसमें डिफेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आर्गुमेंट करने की भी You ज़रूरत नहीं है। just quietly do your job, go ahead, do your job, go। हर जो न्यूज़ है, ऑनेस्टली आज हमारी मीडिया की कोई भी न्यूज़ है 24 घंटे में ख़त्म हो जाती है। 24 आवर्स इज़ व्हाट इट टेक्स। डिस्पोजल न्यूज़ ख़त्म, 24 आवर्स। कोई पूछेगा नहीं कि 24 घंटे पहले क्या हुआ है, कोई नहीं। तो दोस्तों, ये हैं अमन वर्मा जी, एनर्जी से भरे एवरग्रीन, जो आज से 30 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिख रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। और आज इनसे बात करने के बाद मुझ में भी एक अजब अलग सा जोश आया और बहुत कुछ सीखने मिला इनके साथ में। सर ने जैसे कहा कि अगर आपको बहुत वक्त लग रहा है किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप में कोई चीज़ चूक रही है जिस वजह से आप सक्सेस को नहीं पा रहे हो। इसमें किस्मत का या बाकी चीज़ों का इतना रोल नहीं होता है, और ये बिल्कुल सही बात है। इस बात पे मैं एक शेर यहाँ कहना चाहूँगा। बिल्कुल इरशाद। जो लोग इस शेर को समझ जाएंगे वो फिर आगे किस्मत की कभी बात नहीं करेंगे। और शेर कुछ ऐसा है कि लग गई आग मेरे घर में, लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और अगर मैं बच गया तो जला ही क्या है। क्या बात है। लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और अगर मैं बच गया तो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथ की इन लकीरों में
रखा ही क्या रखा ही क्या है, एज रखा है, एज सिंपल एज दैट। सब कुछ आपके डिटर्मिनेशन, बिल्कुल। हार्ड वर्क, ड्रीम, डेडिकेशन, इस पर डिपेंड करता है। और फिर जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, जो सर ने कहा, किस्मत उनका साथ देती है। सर, आई एम राइट? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो प्रिपरेशन है, आप उस पर हर रोज मेहनत कीजिए अपने आर्ट पे। आपको मौका मिलेगा, सो व्हेन द राइट टाइम कम्स यू आर प्रिपेयर्ड, और मौका आएगा और वो दोनों चीजें अपने आप एक साथ जुड़ जाएंगी एंड थिंग्स विल हैपन। नाउ जब तक आपको मौका नहीं मिल रहा है, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो जब मौका आएगा, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो वो चीज तभी बनेगी जब यू कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एवरी डे, हर दिन। मतलब ऐसा नहीं कि आज भी मैं 10 किलोमीटर साइकिल करता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, मैं आज भी शीशे के सामने खड़े होके जो पुराने फिल्मों के डायलॉग हैं, मैं उन्हें परफॉर्म करता हूँ। मैं अपना डिक्शन खुद अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनता हूँ कि आज भी मेरी आवाज़ किस लेवल पे है, डिक्शन मेरा सही है कि नहीं। आई फॉलो न्यूज़ रीडर्स हु स्पीक वेल, वेदर इट्स इंग्लिश और इट्स हिंदी और इट इज़ उर्दू। यू नीड टू डू योर होमवर्क। अगर आप नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ डांसर, आई एम अ स्पीकर, आई एम अ परफॉर्मर। तो एज एन एक्टर मेरे एक्सप्रेशन क्या है, मेरा डिक्शन कैसा है, जबान कैसी है, इमोशन कैसा है, सांस कितनी लंबी ले सकता हूँ, फिजिकल फिटनेस क्या है, कैसा दिखता हूँ, बाल कैसे हैं, फिजिक कैसी है, क्या पहना है। तो आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी वो कैसे मेल खाएगी? अपॉर्चुनिटी आएगी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपका प्रिपरेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी आएगी और वो चली जाएगी। सिंपल। सर, जिस एनर्जी से आप हमको अपने बातों से एनर्जेटिक कर रहे हैं, अब हमारे इस पॉडकास्ट का एक बहुत प्यारा सेगमेंट हमारा रैपिड फायर राउंड। मैं चाहूँगा वहाँ भी आप अपनी इसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए हमारी बाउंसर्स के लिए तैयार रहें। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ मेरा पहला सवाल आपके साथ है कि आपके कैरियर के या आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मेल एक्टर वो कौन है? अमंग द मेल एक्टर्स इंडियन सिनेमा जी, तो मैं दिलीप साहब का नाम लूंगा। आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग अमिताभ। मुझे पता क्यों ऐसा लगता था, अब इनका ही नाम लोगे, क्योंकि मुझे हमेशा आपकी एक्टिंग में उनकी एक झलक देखी है, जो उनका स्टाइल रहता था, एक्सेंट रहता था। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि बट 1996 व्हेन आई हैड कम हियर, तो उस समय दिलीप साहब और सारा बानो जी दे वर मेकिंग अ सीरियल। तो उनसे मिलने के लिए, उस शो में कास्ट होने के लिए मैं गया था मिलने के लिए। एंड क्या कहते हैं कि वो कास्ट में हुआ नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। कास्टिंग हो गई थी एंड दे वर शूटिंग। ये 96-97 की बात है। तो वहाँ पे सायरा जी ने मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था। इसे बाकी सब तो इनकी नकल करते हैं, आप तो दिखते भी इनकी तरह। तो ये तो बहुत अच्छा, मेरे को तो लगता है तुम दिलीप कुमार टाइप की एक्टिंग करते हो, तो ये तो आप तो इसको उसकी तरह लेते होगे ना, क्या ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। नो आई डिड, बट जैसे मैंने बोला कि जब मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किया था, दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि अगर मैंने ये दिलीप कुमार की जो छाप है पीछे नहीं छोड़ी, तो मैं कास्ट हो जाऊं, वही बन के रह जाऊंगा। एंड दैट इज द रीजन मैंने नेगेटिव रोल्स एंड आई स्टार्टेड होस्टिंग, स्पीकिंग, यू नो, टॉकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू किया। फिजिकली अपने आप को और फिट किया, क्योंकि बागबान में कास्ट हो गया था, 44-45 उम्र ऑलरेडी हो गई थी। तो मैंने बोला भैया अभी ज़रा फिटनेस पे ध्यान रखो, ताकि जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होगे यू शुड स्टार्ट लुकिंग यंगर। सो आई थिंक आई मैनेज्ड। हमारा अगला बाउंसर है, हालांकि इसका जवाब तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछेंगे आपसे कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता? माई फर्स्ट लव वॉज फ्लाइंग प्लेन। दिखा, मुझे पता था। सो आई वुड हैव लव्ड टू बी ए कमर्शियल पायलट। और अगर कुछ नहीं होता तो फिर शायद किसी एक जगह पे दुकान खोल के बैठा होता, मुनीम जी की तरह कि आइए सामान लेके जाइए। अच्छा, अमन किराना स्टोर्स। आपकी सबसे फेवरेट फिल्म जिसमें आपने काम किया है? मेरी जो आपके एक्टिंग की वजह से नहीं, आपको टोटल वो फिल्म करने में ही सबसे ज्यादा मजा आया है? मुझे आई थिंक जाने मन। हाँ, जाने मन, अक्षय एंड सलमान एंड प्रीति जिंटा अगेन। आई थिंक इट वाज हिलेरियस। जितना मजा उसे शूट करने में आया, जितनी मस्ती हमने उस समय की, वाज फिनोमेनल। बहुत मजा आया। आपकी फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन पुराने ज़माने की या आज की? आई थिंक आई वाज अ ग्रेट
मैं मुमताज़ जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ हाँ हाँ। सो मुमताज़ जी, आई थिंक वो जो शी वॉज एन इनक्रेडिबल डांसर, शी वॉज ब्यूटिफुल। आप उन्हें वेस्टर्न पहनाते हैं, आप उन्हें इंडियन पहनाते हैं, उनका हाव भाव, उनके एक्सप्रेशंस, आई थिंक और मेरा ये मानना है कि एक औरत में जो एक चीज़ होती है जिसे डिफाइन एक्स फैक्टर जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहेंगे नमक, वो चीज़ जो अब मैं एक बहुत क्रिएटिव सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप एक फिल्म के हीरो बना दिए जाते हो, आपकी फेवरेट फिल्म है, तो उसमें आप फेवरेट डायरेक्टर किसको डालोगे? मैं क्यों नहीं पूछूंगा, बस नाम लीजिए आप। आई थिंक अगर फैंटेसी की बात हो देन आई सपोर्ट करण जौहर। करण जौहर। Because उसमें I आपकी हीरोइन कौन होंगी? हीरोइन मेरी कौन होगी? आई थिंक अमंग आज के उसमें आई थिंक अमंग एक्ट्रेसेस जिसके साथ आपको रोमांस और गाना दोनों करने का आई थिंक देयर आर सो मेनी हाँ, एक्ट्रेसेस। बट प्लीज आपका फेवरेट जानना है ना सर। मेरा मतलब सारी फेवरेट है हाँ, बिकॉज फिर इतनी भी। क्या है कि आई कम फ्रॉम वो जमाना मुमताज, रेखा, जो मतलब वो आप वहाँ से भी सबकी- जवाब दे सकते हैं ताकि कंट्रोवर्सी आज ना हो, आप बोल सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं। आई थिंक I've always been a great Katrina Kaif. कैटरीना Katrina. And not because of the reason कि वो दिखती कैसी है, क्योंकि मैंने एक फिल्म की थी 30 मार खां अक्षय के साथ, जो 5वीं फिल्म, उसमें मैंने उनको काम करते देखा है। हम लोग मालसेज घाट जो यहाँ से 235 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम शूट करते थे, और जहाँ पे हमारी शूटिंग हो रही थी वहाँ से जो वैनिटी है कम से कम 2 किलोमीटर दूर थी, तो सबको उतर के काफी आगे तक, एंड मैंने वहाँ पे चाहे धूप हो बारिश हो, एंड वहाँ पे ना छोटे छोटे वो स्टॉर्म आते थे, वो मट्टी के वो जो भवंडर टाइप ट्विस्टर, हाँ, तो वो हर 2 घंटे में एक भवंडर आया, तो वो जहाँ पे वो बैठी है वो वहीं बैठी रहती थी, चुपचाप काम किया, कोई अक्षय के साथ जो हम 5वीं फिल्म याद कर रहे थे अक्षय सर के साथ, ये 30 मार खां। वो मैंने कहा कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, अभी याद आया मुझे। अच्छा, उसी फिल्म में, हाँ, उसी फिल्म में ऐसा कौन सा आदमी है जिसको आप विलेन बनाना चाहोगे कि विलेन बनेगा तो मजा आएगा? आई थिंक आई लव्ड आशुतोष राणा। संघर्ष में जो उन्होंने काम किया, जो नेगेटिव रोल आशुतोष राणा ने किया था, वो जो पागलपन था, दो मतलब जिस फिल्म इंग्लिश फिल्म की ये साइलेंस ऑफ द लैम्स की जो एक तरह से कॉपी है, उसमें हैनिबल हेक्टर, जो वो भी मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर रहे हैं जिन्होंने नेगेटिव किया था, बट आशुतोष राणा। तो दोस्तों, ये हैं अमन वर्मा जी। आज हमने इनको देखा, सुना, जाना। अभी तक तो मैं खासतौर पे अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने तो टीवी पे देखा था, सीरियल्स में देखा था, फिल्मों में देखा था, लेकिन आज समक्ष रूप से देख रहा हूँ सर, वाकई में आप माइंड ब्लोइंग हो। थैंक यू। आपके लिए एक ही वर्ड बनता है मेरे लिए, माइंड ब्लोइंग, क्या अमेजिंग। क्योंकि एक्टर तो आप नो डाउट बहुत अच्छे हो, बट आप कहते हैं ना कि यार ये एक्टर से बात कम करता है या फिर एरोगेंट तो नहीं, लेकिन आज सच सच बता रहा हूँ, मुझे आपके साथ बैठ के एक ऐसी वाइब आ रही है जिससे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर जाऊँ, कुछ कर गुजरूँ। तो ये जो आप अपने ऑरे में बिठा के लोगों को दे रहे हो ना, मुझे दे रहा हो, बाकी दर्शकों को भी फील हो रहा होगा आपके ऑरे के साथ ये जो एनर्जी है, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और सर ने हमको जिस तरीके के आंसर्स दिए हैं बड़ी बेबाक अंदाज में, तो हमारी तरफ से भी सर के लिए, हमारी अल्फा टॉक्स की टीम की तरफ से सर के लिए एक छोटा सा नजराना सर हम आपके लिए पेश करना चाहेंगे, छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू। तो सर हमारी अल्फा टॉक्स की टीम की तरफ से, अल्फा नियॉन की तरफ से आपको हम एक छोटा सा नजराना, प्रेम, हमारा प्यार आपको देना चाहेंगे। नहीं, दैट इज सो नाइस। आइए, अब आइए, ले आइए जी। लेकिन उससे पहले आई थिंक एक और सर ये पहले आप लीजिए, फिर मैं आपसे बोलता हूँ। ये जाइए। और सर ये नजराना जो है, ये एक तरीके से हमारी तरफ से आपको होली की भी शुभकामनाएं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। होली खेले रघु, आपका ही है, आपका ही है। तो ये नजराना है सर का, लेके जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स एक छोटी सी बात जाने से पहले मैं और भी कहना चाहूँगा कि हम सब लोग ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं। हर आदमी नाम कमाना चाहता है, पोजीशन कमाना चाहता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो एक और शेर मुझे बहुत बढ़िया सा याद है, इरशाद, कि ये हम सब लोगों के लिए है, जो हम सब लोग अपने अपने घरों को छोड़ के आए हैं,
और बॉम्बे जैसे शहर में या कहीं पे भी स्ट्रगल करने के लिए कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर उस पे छांव तलाश करना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना कि दलदलों पर फिर अपने पांव तलाश करना। क्या बात। निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बड़ी ऊंची इमारतों में रहना, फिर अपने गांव तलाश करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत गहरी बात है सर, बहुत गहरी बात है। तो डेडिकेशन, पैशन, ड्रीम, एनर्जी और इलेक्ट्रीफाइंग, ये जितने भी ऐसे वर्ड है जिनको सुन के जोश आ जाता है, उसके लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, वो है अमन वर्मा Thank जी। you. और द वन एंड ओनली अमन वर्मा जी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। सर आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दिन ब दिन और हैंडसम हो जाइए, और हम लोग को भी टिप्स दीजिए क्या कि हम लोग भी हैंडसम हो जाए। बस अभी मेरे साथ 10 किलोमीटर का मेरा जो हाँ 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 सर, मैं साइकिलिंग है, यहाँ से सीधा मैं दो तीन लोखंड वाला मैं साइकिल पे ही जाऊंगा, तो आपको मेरे साथ चलना। 2-3 पॉडकास्ट और निपटा के मैं चलता हूँ सर। और बहुत अच्छा लगा सर, आपकी मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहे। थैंक यू सो मच अल्फा टॉक्स में आने के लिए, और थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों से आप लोग अपना प्यार मुझे देते आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप लोगों का मनोरंजन मैं करता रहूँ। तो दोस्तों स्टे ट्यून विद अस, हमारे साथ बने रहिए। अल्फा टॉक्स आपके लिए और भी अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आता रहेगा, सेलिब्रिटीज़ लेके आता रहेगा, जिससे आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ देखने और सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।